तो यार आज के पॉडकास्ट में हम लोग को इंटरनेशनल क्रिकेट से थोड़ा सा डाइवर्ज होके आईपीएल कवर करना है, बिकॉज इंटरनेशनल मैचेस तो भी श्रीलंका के साथ चल ही रहे हैं, उनको कवर करेंगे जैसे जैसे मैचेस होते रहेंगे. बट कल रात को एक बहुत ही परसों रात को एक बहुत ही एक्सप्लोसिव मीटिंग हुई है आईपीएल की. एंड आई थिंक इससे ज्यादा एक्सप्लोसिव मीटिंग, इससे ज्यादा हाइड मीटिंग कभी नहीं हुई आईपीएल की हिस्ट्री में. ओके, उसको हमें डिटेल में ब्रेक डाउन करना, बिकॉज काफी सारे उस पर प्रपोजल्स रखे गए, उनको समझने का ट्राई करेंगे क्या सही है क्या गलत है. कई सारे मेरे लिए कुछ थोड़े बॉर्डरलाइन शॉकिंग चीजें भी निकल के आई हैं, जो कि मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू ये कहने का कि अच्छा ये सब पब्लिकली लोग बोल रहे हैं मतलब. एंड ऑफ कोर्स इम्पैक्ट प्ले रूल हो गया, मेगा ऑक्शन हो गया, रिटेंशन हो गया, वो सब कवर करेंगे. राइट. बट देन फुटबॉल में भी हमें कुछ चीजें कवर करनी है. फुटबॉल में रियल मैड्रिड और एसी मिलान का जो मैच हुआ था, उसमें से कुछ ऐसे पॉइंट्स निकल के आए हैं जिससे हमें ये पता चलेगा कि नेक्स्ट सीजन में जाते हुए एंसेलोटी का क्या एग्जैक्टली प्लान होने वाला है रिगार्डिंग सर्टेन प्लेयर्स. तो हम उस चीज़ को डिस्कस करेंगे. एंड देन फाइनली भाई यूसीएल का नया फॉर्मेट आ गया है, उसको हम लोग ध्यान से देखेंगे कि क्या एग्जैक्टली मतलब है इसका, किस स्टेज पे क्या कैसे होने वाला है, एंड क्यों ये शायद रिग्ड हो सकता है बहुत इजीली. बट स्टार्टिंग विद क्रिकेट. तो भाई इस सेगमेंट को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, ऑफ कोर्स एज आई सेड बिफोर, हम लोग का पर्पस ये होने वाला है कि जितने भी पॉइंट्स रखे गए हैं मीटिंग में, पहली बात तो जिनको नहीं पता सबको अवेयर करा देंगे उसके लिए, मतलब आपको हर चीज पता चल जाएगी इस पॉडकास्ट से. एंड सेकेंडली उसके ऊपर थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन भी करेंगे कि भाई क्या ये सही है क्या क्या गलत है. कुछ ऐसे शॉकिंग चीजें भी होंगी वंस अगेन जो कि हमें ओपनली डिस्कस करनी है, बिकॉज वो अब मीटिंग में भी हो गई है. एंड एक हेल्दी कंक्लूजन पे निकलने का ट्राई करेंगे, एक सोल्यूशन देने का ट्राई करेंगे कि इन सब चीज़ों का जो इतना केओस हो रहा है. बिकॉज टू स्टार्ट विद इस मीटिंग का पर्पस था कि बीसीसीआई को थोड़ा सा इंडिकेशन मिल जाए कि टीम्स चाहती क्या है. जो एक सबसे बड़ा कंक्लूजन है टू स्टार्ट द सेगमेंट विद, कुछ कंक्लूजन नहीं निकला टीम का किसी भी पॉइंट पे. बीसीसीआई हैड मोर क्लैरिटी बिफोर दिस मीटिंग एज अपोज टू आफ्टर दिस मीटिंग. राइट. तो इस मीटिंग ने कुछ हेल्प नहीं करी बीसीसीआई की इन रीचिंग अ कंक्लूजन कि क्या रूल्स होने चाहिए फॉर आईपीएल 2025 ऑक्शन एंड गोइंग फॉरवर्ड आईपीएल का फ्यूचर कैसा होना चाहिए. Right. तो अल्टीमेटली अब बीसीसीआई खुद ही सोच के करेगी जो करेगी. तो सबसे पहला पॉइंट तो ये होने वाला है, ठीक है. दूसरा पॉइंट ये होने वाला है कि भाई बिफोर वी एक्चुअली डाइव इनटू स्पेसिफिक टीम्स, फॉर एग्जांपल मैं केकेआर का फैन हूँ, तो कई लोग एक्सपेक्ट कर रहे होंगे मुझे भी कि मैं केकेआर की साइड लूंगा. बट टू बी, अगर आप केकेआर फैन हो और आप ये देख रहे हो, आप ये एक्सपेक्ट करो, यू विल बी शॉक्ड, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू डिफेंड केकेआर ऑन ऑल द पॉइंट्स. मुझे लगता है कि एक अनबायस्ड अप्रोच लेके ये रियलाइजेशन सबको होगा अगर तुम भी दिमाग लगा के सोचोगे कि हर टीम अपना फायदा ही देख रही है. कोई दूध का धुला नहीं हुआ है. जो टीम्स बहुत ज्यादा रिटेंशन मांग रही है वो क्यों मांग रही है हमें पता है, अभी उसको ब्रेक डाउन करते हैं. और जो टीम्स रिटेंशन नहीं मांग रही वो भी किस चालूपंथी से नहीं मांग रही वो भी हमें पता हुआ है. राइट. तो कोई भी मतलब मैं कहूंगा कि ट्रांसपेरेंट अनबायस्ड नहीं है, सब अपना फायदा ढूंढ रहे हैं. तो हमें सबको कॉल आउट करना है, जो एक प्रॉपर प्रपोजल हो सकता है उसको बनाने का ट्राई करेंगे हम लोग, ठीक है. एंड लास्टली एक पॉइंट बिफोर वी गेट इनटू द डिटेल्स कि जो फाइनल रूल्स होंगे वो हम लोग को मोस्ट लाइकली अगस्त के एंड तक, इसी महीने के एंड तक मिल जाएगा. तो मतलब 2-2.5 हफ्ते और ज्यादा से ज्यादा. आई डोंट थिंक कि एकदम ही 30-31 अगस्त तक खींचेगी बात, बट होपफुली तब तक हमें मिल जाएगा. एनीवे इट्स नॉट गोइंग टू बी टू लॉन्ग. अपेरेंटली बीसीसीआई तो आपस में विद इन द गवर्निंग काउंसिल तो एक हफ्ते के अंदर ही फाइनलाइज कर लेगी. परहैप्स पब्लिक तक एंड आईपीएल टीम ओनर्स तक ये बात अगस्त के एंड तक पहुंचेगी. नाउ एक्चुअली कमिंग टू द स्पेसिफिक्स, सबसे पहला डिस्कशन पॉइंट जो मैं चाहता हूं वो होना चाहिए अराउंड दी मेगा ऑक्शन. क्योंकि अपेरेंटली कई सारी टीम्स ने सवाल उठा दिया है. टू बी पर्टिकुलर 6 टीम्स ने ये बोला है, 10 में से 6 टीम्स बोल रही है, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द टीम्स एक्चुअली डोंट वांट दी मेगा ऑक्शन. केकेआर, सीएसके मुंबई, द 3 मोस्ट सक्सेसफुल फ्रेंचाइज, वो तो बोलेंगी ऑफ कोर्स. फिर एसआरएच बिकॉज दे हैड अ ग्रेट टीम लास्ट सीजन. राजस्थान रॉयल्स बिकॉज दे स्टिल बिलीव दैट दे हैव अ ग्रेट टीम ऑन पेपर एंड आई फुल्ली एग्री विद दैट. एंड गुजरात टाइटन सरप्राइजिंगली वो मुझे समझ में नहीं आया वो क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आई थिंक दे हैव मोर टू गेन फ्रॉम अ मेगा ऑक्शन. बट ये 6 टीम्स बोल रही है कि हमें मेगा ऑक्शन चाहिए ही नहीं. टू स्टार्ट विद, डू यू थिंक इनका बोलना जो बोल रहे हो सही है कि नहीं है? आई थिंक अभी हमने कुछ टाइम पहले डिस्कस करा था ये, आई डोंट रिमेंबर किस पॉडकास्ट में, बट वी डिस्कस्ड हाउ आईपीएल जो है अमंगस्ट ऑल द स्पोर्ट्स एक ऐसी लीग है जो कि एक्चुअली में मतलब प्रॉब्ली वन ऑफ द मोस्ट कॉम्पिटिटिव लीग्स है. एंड वो क्यों है? इट इज बिकॉज ऑफ दिस कि
ऑक्शन जो है टाइम टू टाइम होता है, एंड दिस मेगा ऑक्शन का फायदा क्या होता है? जो लास्ट ऑक्शन था वो मिनी ऑक्शन था, ये मेगा ऑक्शन में फायदा ये होता है कि आप एक मैसिव ओवरऑल देख सकते हो टीम्स में, एंड टीम्स जो कि एकदम बॉटम ऑफ द टेबल है वो मिनी ऑक्शन करके एकदम से टॉप ऑफ द टेबल नहीं आ सकती। उनको एक मैसिव ओवरऑल मिलेगा, मैसिव चांस मिलेगा कि वो अपनी टीम फ्रॉम स्क्रैच बिल्ड कर सके, ऑलमोस्ट फ्रॉम स्क्रैच, एंड देन कॉम्पीट कर सके फॉर द टाइटल। तो मेरे हिसाब से इन आइडियल सेंस आई थिंक सो ये चीज कंटिन्यू होगी, तो फिर वो आईपीएल की जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो बढ़ती रहेगी एंड वो कंटिन्यू रहेगी। बट मैंने जब कुछ लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू सुने, जैसे मैंने वो एसआरएच की ओनर का पॉइंट ऑफ व्यू सुना, एंड उसने ये चीज बोली थी कि किसी भी प्लेयर को अगर हम रिटेन नहीं कर सकते देन दैट मीन्स कि उसका जो डेवलपमेंट होता है जो कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होता है, मतलब उसने एग्जांपल दिया था कि जैसे अभिषेक शर्मा को 3 साल लग गए इस लेवल पे पहुंचने में, तो फिर आप एक क्लब में रह के नहीं हो सकता, फिर वो इधर उधर जाना पड़ेगा। तो आई गेट दैट पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल, बट एक आईपीएल इतना फेमस है ही इसलिए, इतना वो 2 महीने का जो रोलर कोस्टर मिलता है सारे फैंस को, वो मजा ही इसलिए आता है बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स की एक वो लेवल प्लेइंग ग्राउंड होता है बेसिकली। तो अगर ये चीज हटा देंगे तो आई थिंक टू सम एक्सटेंट वो चीज कम हो जाएगी। एक ना टू स्टार्ट विद, ऐसे ना जो सोसाइटल स्टडीज होती हैं, ऐसे कई सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें आप सोसाइटी को रीड करते हो, तो उसमें एक बहुत ही पॉपुलर पॉइंट क्या होता है कि एवरी सोसाइटी फंक्शंस बिकॉज देयर आर लीकेजेस इन द सिस्टम। इसका मतलब क्या है? एक सोसाइटी का सक्सेसफुली फंक्शन करने का मतलब ये नहीं है कि सोसाइटी का मतलब मेरा मतलब सोसाइटी से ये है कि हम ह्यूमंस एज ए सोसाइटी किसी एक जगह पे रह रहे हैं, तो वो जो सिस्टम जिस सिस्टम से वो चल रहे हैं वो सक्सेसफुली वर्क इसलिए करता है, इसलिए नहीं करता क्योंकि वो सिस्टम एकदम 100% परफेक्ट है, इसलिए करता है क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ लीकेजेस हैं, कुछ ना कुछ इम्परफेक्शंस हैं, एंड बिकॉज ऑफ दोस इम्परफेक्शंस इट एक्चुअली एंड्स अप वर्किंग बेटर दैन हैड इट बीन परफेक्ट। अब इसके पीछे के क्या एकदम डीप थ्योरी है वो मैं उसमें नहीं जाऊंगा, वो जिसको पढ़ना पड़ सकता है, बट ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो कि सुनने में बड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी लगता है कि जिस सिस्टम में लीकेजेस है वो वर्क क्यों कर रहा है। उसी चीज का पैरेलल ड्रॉ करते करते हम लोग इस टॉपिक पे हैं। आई थिंक मेगा ऑक्शन इज अ नेसेसरी इवल। कोई भी भाई, मैं क्या का फैन हूँ, मैं तो कोई सेंस ही नहीं बनता बोलने का कि मेगा ऑक्शन करो। मैं तो चाहूंगा कि मेरी जो टीम, जो कि अभी इतनी तगड़ी टीम बनाई है हमने, वो तो पूरी की पूरी इंटैक्ट रहे, राइट। बट एक्चुअली में अगर आप अनबायस्ड होकर आईपीएल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे ना, मेगा ऑक्शन इज अ नेसेसरी इवल टू प्रोटेक्ट व्हाट इज यूनिक इन द आईपीएल। एज यू सेड, फुटबॉल की कोई भी लीग का एग्जांपल ले लो। फॉर एग्जांपल सबसे बड़ी लीग है प्रीमियर लीग है। हर साल 20 टीम्स में से 4-5 टीम ही टाइटल कंटेंशन में होती है। इनफैक्ट 4-5 टीम में थोड़ा ज्यादा बोल रहा हूँ, 3 या फिर 4 बहुत ज्यादा हो गया, मैक्स टू मैक्स। इनसे ज्यादा टीम्स कभी, बाकी 15-16 टीम्स को पता होता है कि वो नहीं जीतने वाले सीजन। आईपीएल आप लिटरली नहीं कह सकते कि कौन जीतने वाला है गोइंग इनटू अ सीजन, राइट। ऑफ कोर्स अभी वो पंजाब वगैरह का नाम ले लोगे, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट एनीबडी कैन कम टू द प्लेऑफ्स, एनीबडी कैन एंड अप विनिंग द टाइटल। ये स्पेशलिटी आईपीएल की है ही इसलिए बिकॉज प्लेयर्स जो हैं वो एक ही फ्रेंचाइज में रहकर वो गट्ठा नहीं बना लेते, एंड वो फिर वाली बात हो जाती है ना कि जो सारे अच्छे प्लेयर्स अगर आपके पास एक बार आ गए, आपने सबको रोक के रखा हुआ है, फिर किसी और टीम में वो जा ही नहीं सकते। तो दिस हेल्दी सर्कुलेशन ऑफ प्लेयर्स अक्रॉस द फ्रेंचाइजेस इंश्योर्स कि लेवल ऑफ कंपटीशन एंड द लेवल ऑफ टीम्स इज वेरी क्लोज टू ईच अदर। उसके वजह से आईपीएल, पूरे दुनिया में एक और ऐसी लीग बता दो, पॉपुलर लीग कोई भी, जो कि लिटरली हर साल आपके ग्रुप स्टेज के मैचेस के लास्ट डे तक डिसाइडेड नहीं होता कि कौन सी टीम जाने वाली है, राइट। और कितने मतलब नेट और नेट के बेसिस पे हो रहा होता है। नो अदर टॉप टियर लीग इज एज कंपेटिटिव एज द आईपीएल। उसका रीजन सिर्फ यही है कि आईपीएल ऑक्शन वाले रूल्स पे चलती है, ट्रांसफर मार्केट वाले रूल्स पे नहीं चलती है, राइट। तो आई थिंक इट इज अ नेसेसरी इवल जो कि होना चाहिए, बट वी ऑल्सो हैव टू सिंपैथाइज एंड एम्पैथाइज विद द अदर ग्रुप, जैसे कि केकेआर, सीएसके, मुंबई, जो कि कहते हैं कि भाई हम पूरी मेहनत कर रहे हैं। हमने पूरे, अभिषेक नायर ने पूरी स्काउटिंग लगा रखी है, 5-6 साल से उसने अंगकृष्ण रघुवंशी को ढूंढ के रखा हुआ है, अब वो चला जाएगा ऑक्शन में किसी और के पास। मेहनत हमने करी, कोई लेके और जा रहा है। एंड व्हाट्स मोर फ्रस्ट्रेटिंग इज कि टीम्स लाइक पंजाब, मतलब जस्ट टू कॉल देम आउट, वो भी करेंगे, ये लोग बोल भी देंगे कि हमें ऑक्शन चाहिए और फिर उसमें अच्छा परफॉर्म भी नहीं करेंगे, तो उनका तो मतलब नुकसान हुआ ही हुआ, इनका तो ऑलरेडी नुकसान है। उसको तो मैं स्पेसिफिकली कॉल आउट करूंगा उस चीज को अभी नेक्स्ट सेगमेंट में, जब हम लोग रिटेंशंस की बातें करेंगे। बट हाँ, ऑफ कोर्स आरसीबी, पंजाब, ये सब टीम्स, दिल्ली, सब बोलेंगे कि भाई हमें चाहिए मेगा ऑक्शन, क्योंकि उनके पास अभी अच्छा कोर नहीं है।
But teams like KKR, CSK, Mumbai are successful because not just that they have a good core, but they have a very good background team. जो कि सालों तक काम करते हैं प्लेयर्स को डेवलप करने में. इनकी अकेडमीज भी बहुत पॉपुलर है इसी रीजन से. तो उनको कुछ तो रिवॉर्ड मिलना चाहिए ना उसका. ये दे आर पुटिंग एक्स्ट्रा एफर्ट. तो इसमें मुझे लगता है कि एक कॉमन ग्राउंड क्या होना चाहिए, जो कि आई थिंक मीटिंग में प्रपोज भी करा गया है. अभी क्या हो रहा है, 3-3 साल में मेगा ऑक्शन हो रहा है. कोई सेंस ही नहीं है रखने का. मुझे लगता है मेगा ऑक्शन इज अ नेसेसरी इविल, करना ही पड़ेगा, बट फ्रीक्वेंसी कम कर दो. 5 साल तो मिनिमम करो. ओके, आई एम इवन ओके अगर 6 साल भी होता है तो, बट 5 years शुड बी द बेयर मिनिमम. बिकॉज 5 साल में पता क्या होता है, कोई बंदा 19 साल का है या 20 साल का है, अभी वो नया नया सीन पे आया है. बाय द टाइम ही इज 24-25 ही हैज गिवन यू इनफ डेटाबेस टू प्रेडिक्ट कि अगले 10 साल में इसका क्या पोटेंशियल है. ठीक है, जैसे शुभमन गिल जब 19-20 पे आया था और अभी वो 25 का है, अभी हमें पता है कि ही कुड बी द नेक्स्ट बिग थिंग बाय द टाइम इज 35-36. तो अब लोग अकॉर्डिंगली उसके ऊपर इन्वेस्ट करेंगे. 19-20 पे इट्स क्वाइट वेग बिकॉज यू डोंट नो कि अगले 15 साल में कैसा पैन आउट कर सकता है. बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि प्लेयर के हाथ में भी नहीं होते, थोड़ा लक भी चाहिए होता है. एंड सेकेंडली आपने अगर उस पर इन्वेस्ट करा हुआ एंड ही इज टू यंग, देन यू डोंट ऑल्सो वांट टू लेट लूज ऑफ हिम. तो आई थिंक अगर 5-6 साल में हुआ करेगा ना मेगा ऑक्शन, तो हर प्लेयर का आपका डेवलपमेंट उतना दिख जाएगा. कि फॉर एग्जाम्पल केकेआर ने अंकुरिश रघुवंशी पे इन्वेस्ट करा हुआ है, अभी वो 19 साल का है. अगले 5-6 साल में बाय द टाइम इज 24-25 इवन केकेआर वुड हैव अ क्लियर पिक्चर कि हमें इसको रिटेन करना है कि नहीं करना. अभी तो केकेआर कह रहे कि हमने डेवलप करा है, हमें रिटेन करना है, तो पता चला उन पे उल्टा पड़ गया. अनफॉर्चुनेटली मान लो नहीं चल पाया फॉर सम रीजन. तो इट इज अ फेयर आई थिंक प्रपोजल फॉर द टीम दैट डेवलप्स अ प्लेयर एंड द अदर टीम्स दैट वांट दैट प्लेयर इन द ऑक्शन आल्सो. वुड यू एग्री विद दैट? मतलब रीचिंग द मिडिल ग्राउंड इज कि आप बस फ्रीक्वेंसी कम कर दो. मेगा ऑक्शन तो होना ही होना है और होना चाहिए. हाँ राइट, होना तो अब रिड्यूस कर दो फ्रीक्वेंसी कि 5-6 साल में करो. राइट, वरना एंड जब भी मेगा ऑक्शन होगा तो फिर सिर्फ 3-4 रिटेंशंस, 5 रिटेंशंस होने चाहिए. हाँ, ताकि मैसिव चेंज फिर ये वरना फिर मेगा ऑक्शन का पॉइंट ही है. राइट, तो फिर मेगा ऑक्शन मत बुलाओ उसको. तो मेगा ऑक्शन जब आप हर 5 साल में कर रहे हो, 6 साल में कर रहे हो, इट इज एट द कंडीशन कि फिर सिर्फ 4 या 5 रिटेंशंस ही होंगे मैक्स टू मैक्स, और नहीं होने वाले. आई थिंक दैट शुड बी. और उसके बाद फिर जो प्लेयर आपको खरीदना होगा अगर दोबारा, तो मार्केट फोर्सेस डिसाइड करके ले लेंगी. अगर हर बार हर प्लेयर से अपनी सेम ही टीम में जा रहा है तो फिर वंस अगेन वही वाली प्रॉब्लम हो जाएगी कि आईपीएल कंपेटिटिव नहीं रहेगा और 10 साल बाद आप ही गाली दोगे आईपीएल को. तो मेगा ऑक्शन होना चाहिए, हर 5-6 साल में होना चाहिए, और सिर्फ 3-4 या फिर 5 रिटेंशंस मैक्स टू मैक्स. 5 थोड़ा ज्यादा ही बोल रहा हूँ मैं, आई थिंक 4 मैक्स टू मैक्स. ये एक प्रपोजल होना चाहिए. आई थिंक ये एक फेयर ग्राउंड है. नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, विच इज द रिटेंशंस एंड द राइट टू मैच, जिसके ऊपर मेजर डिस्कशन हुआ है. कई सारे पॉइंट्स यहाँ पे बोलेंगे, 6-7 पॉइंट्स हम लोग पूरे कवर करेंगे जो कि उठाए गए थे मीटिंग में, एंड फिर हम लोग सबको कॉन्टेम्पलेट करेंगे कि सही है क्या गलत है. ठीक है, सबसे पहला पॉइंट जो है विच इज की जो टॉप टीम्स है, केकेआर, सीएसके, मुंबई, एसआरएच, ये सब 7 से 8 रिटेंशंस मांग रहे हैं, स्पेशली केकेआर एंड एसआरएच. अपेरेंटली सीएसके ने उतना कुछ बोला नहीं. सीएसके का एक अलग फाइट है, वो मैं आपको बताऊंगा. एंड मुंबई इंडियंस का भी वो क्यों नहीं बोल रहे, वो भी अभी मैं डिस्क्लोज करता हूँ. मुझे मतलब वो था हमेशा से डाउट तो था इस बात का, लेकिन अब लोग पब्लिकली बोलने इस बात का, तो इट्स क्वाइट फैसिनेटिंग टू सी. डू यू एग्री कि 7-8 रिटेंशंस अभी होने चाहिए? नहीं, मतलब देन वही है ना कि देन डोंट कॉल इट अ मेगा ऑक्शन, या तो फिर आप मिनी ऑक्शन डिक्लेयर करके फिर तो ये सारी टीम्स तो ये भी बोल रही हैं कि मेगा ऑक्शन मत करो ना. नहीं, तो वो तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि वो चीज़ होनी चाहिए. मतलब आइडियली इट शुड हैपन, बट मतलब इफ यू आर गोइंग विद द पर्सपेक्टिव, द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ दीज टीम्स, एंड आपने डिसाइड कर लिया है कि फिर आपको इनके साथ ही चलना है, क्योंकि देन अगेन मेजोरिटी है 6 out of 10, तो फिर देन डोंट कॉल इट अ मेगा ऑक्शन, क्योंकि फिर 8 तो आप मतलब प्लेइंग 11 में से आपने 8 तो रख ही लिए अपने. अरे जो 7-8 रिटेंशन है, इसका मतलब ये नहीं कि 8 के 8 प्रॉपर रिटेंशन होंगे, मतलब इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिटेंशंस एंड आरटीएम्स टोटल मिला के. व्हाट इज आरटीएम? राइट टू मैच. व्हाट इज दैट? अरे मतलब बेसिकली रिंकू सिंह जो है वो ऑक्शन में चला गया, और तुम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर हो, तुमने बिड करके उसको 15 करोड़ में जीत लिया. एंड में केकेआर से पूछा जाएगा आपको राइट टू मैच करना है, मैंने उठा दिया तो मुझे मिल जाएगा 15 करोड़ में फिर वो. अच्छा, ओ मतलब जो उसकी पुरानी टीम थी उसके पास ये चांस होगा करने का. क्या कुछ मार्केट वैल्यू पे. मतलब मेरे को बस ये लगता है देखने में कि ये टीम्स चाह रही हैं, एंड इट इज़ वेरी नेचुरल फॉर देम टू वांट दिस. बट लास्ट ईयर आईपीएल से पहले जो हमने सोचा था कौन कौन सी टीम जीत सकती है, इनमें से कौन कौन सी वो टीम्स है जो कि इस टाइम पे चाह रही हैं कि हमें 8 रिटेंशन चाहिए. सीएसके, एमआई, केकेआर, एसआरएच,
SRH का चलो उतना नहीं बोला था हमने, बट SRH फाइनली प्रूव्ड कि वो काफ़ी अच्छा खेल सकती है। तो ये वही टीम्स है जिनका ऑब्वियस चांस है, जिनका कोर ऑलमोस्ट, जिनकी पूरी टीम ऑलमोस्ट सेटल्ड है। दे डोंट इवन मतलब कायदे से अगर इनसे पूछा जाए तो दे वुड नॉट इवन वांट एन ऑक्शन, क्योंकि इतनी अच्छी टीम है इनके पास जो कॉम्पीट कर सकती है। तो इट इज़ नेचुरल फॉर देम, क्योंकि उन लोगों ने मेहनत कर दी है। हमने कितनी बार डिस्कस करा है कि ऑक्शन मतलब इट इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट, जो आप फील्ड पे कर रहे हो उतना ही इंपॉर्टेंट है जो कि आप ऑफ फील्ड करोगे ऑक्शन में। ऑक्शन में जाते हुए लोग कह सकते हैं कि IPL बहुत कॉम्पिटिटिव है, कोई भी टीम जीत सकती है। जैसे ही ऑक्शन खत्म हो जाएगा आधे लोगों को पता चल जाएगा कि कौन कौन सी टीम ऊपर जाएगी, कौन कौन सी टीम नीचे जाएगी। इट इज़ दैट बिग ऑफ एन दैट, इतनी इंपॉर्टेंस कैरी करता है वो। तो इट इज़ नेचुरल कि ये लोग टीम्स चाहेंगी, बट मैं अगेन उसी पॉइंट पे स्टिक करूंगा कि इट शुड नॉट हैपन आइडियली। मतलब या तो फिर आप बोल दो कि आप नेक्स्ट मेगा ऑक्शन की डेट सेट कर दो और इसको एज अ मिनी ऑक्शन ही ट्रीट करो, बट अगर ये मेगा ऑक्शन है देन ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। 2 पॉइंट्स है फॉर मी। सबसे पहला तो मेरे इस पे क्या कोई फर्म ओपिनियन है नहीं, ओके, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं दोनों साइड्स को समझता हूँ। सबसे पहला पॉइंट इन फेवर ऑफ गाइज लाइक KKR एंड SRH कि ऑफ कोर्स यू वुड वांट टू हैव अ रिटेंशन पूल ऑफ एटलीस्ट 7 to 8 प्लेयर्स, बिकॉज देन यू वुड फील कि हमने इतनी मेहनत करी है, 2-3 साल में आपको जाना पड़ रहा है। तो एक आइडियल सोल्यूशन उनके पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है कि भाई अभी मिनी ऑक्शन ही रख लो, एंड एज वी डिस्कस हर 5-6 साल में मेगा ऑक्शन होना चाहिए। तो अब से 2-3 साल बाद फिर मेगा ऑक्शन कर लेना। उसका काउंटर आर्ग्यूमेंट फॉर दी अदर टीम्स लाइक पंजाब एंड RCB इज, आज तक 17-18 सालों में हर बार तो सेम पैटर्न यूज हुआ है। तो अभी स्पेशली तुम लोग के लिए क्यों करा जाए भाई? राइट। जो ये बात होगी कि मेगा ऑक्शन अब से 5-6 साल के बाद होना चाहिए, वो इस मेगा ऑक्शन के बाद से इंप्लीमेंट होना चाहिए आइडियली। इस वाले मेगा ऑक्शन को चेंज नहीं करना चाहिए, बिकॉज इट वाज ऑलरेडी प्रपोज कि ये मेगा ऑक्शन 2025 में होने वाला है। तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए तो आई थिंक ऑन पेपर उन टीम्स का लॉजिक ज्यादा बनता है, विच इज वंस अगेन एज अ KKR फैन आई वुड, मतलब मुझे तो लग रहा है कि क्यों यार टीम को जाने दे रहे हैं हम लोग, बट फैक्चुअली इट मेक्स सेंस राइट कि भाई अगर पहले से डिसाइडेड था तो फिर ऐसे ही होना चाहिए। उसमें आप एंड पता मैं एक चीज में और बोलूंगा, नाउ एक्चुअली कमिंग टू दैट पंजाब और जो KKR की जो शाहरुख खान और नेस्वाइडा की जो फाइट हुई है, डू यू हैव एनी ओपिनियन ऑन दिस? बिकॉज अब मैं इस पे कुछ बात करना चाहता हूँ। मैं वही बोलूँगा कि मतलब ये जो ऐसी टीम्स हैं, स्पेसिफिकली आई वुड से पंजाब, क्योंकि लाइक वी शॉर्ट एंड अनपॉपुलर ओपिनियन वीडियो जिसमें हमने डिस्कस करा था कि क्या पंजाब एक्चुअली में IPL की वर्स्ट टीम हो सकती है, एंड उसमें हमने वो चीज़ ब्रेक डाउन करा था। स्टैटिस्टिकली दे आर द वर्स्ट टीम। तो पॉइंट मेरा बस यही है कि अगेन मैं यही कहूँगा कि शाहरुख खान का पूरा वो बनता है एक्चुअली में राइट, कि वो ऐसे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेगा, थोड़ा गुस्सा एग्रेसिव होगा इस चीज़ को लेके, बिकॉज ऑफ द होमवर्क दैट दे हैव डन, दे हैव जस्ट वन अ टाइटल आफ्टर सो लॉन्ग। प्लस आई थिंक KKR इतनी वोकल इसलिए भी क्योंकि थोड़ा इनकी वो रखी है अभी, थोड़ा डरे हुए हैं लोग, वो सब चले गए मैनेजमेंट से। हाँ, फेयर हो सकता है। द टीम दैट इज लूजिंग द मोस्ट राइट नाउ इज KKR, तो इनको जरूरत है ज्यादा। बट मैं वही कहूँगा, पंजाब टीम्स लाइक पंजाब, DC को मैं तब भी उतना नहीं कहूँगा, RCB, मतलब ये ऐसी टीम्स है जो कि आप लोग अपना तो खराब करते हो, आप दूसरों का भी खराब कर रहे हो भाई। आपका खुद का चांस है नहीं जीतने का। इतने हमने आई थिंक यू मेंशन दैट इन अ ट्वीट कि इतने हक से जो आपने बोल दिया ये कि आपको चाहिए मेगा ऑक्शन, भाई अगर आप नहीं कर पाए ना तो फिर तुमने अपना तो खराब ऑलरेडी कर रखा है ना, तुम्हारी कोई हिस्ट्री अब तक की। जो टीम जीत सकती है आपने उनका भी चांस खराब कर दिया। मैं यही बोलने वाला था, इसमें 2 पर्सपेक्टिव्स हैं। पहली बात तो ये कि जो KKR या फिर SRH जैसी टीम्स बोल रही हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू हम समझ सकते हैं, बट वंस अगेन KKR और SRH ऐसा इसीलिए बोल रहे हैं बिकॉज दे नो दे हैव हिट द जैकपॉट राइट नाउ। राइट। अब तुम्हें लगता है अगर KKR और SRH की टीम अच्छी ना होती तो ये लोग इतनी बकवास करते हैं? बकवास क्या, मतलब जो भी बोल रहे हैं वो बोल ही इसलिए बिकॉज सब अपना फायदा देखना चाहते हैं। तो आई अंडरस्टैंड वेयर दे आर कमिंग फ्रॉम, बट वंस अगेन अगर पहले से डिसाइडेड था कि मेगा ऑक्शन होना है और आज तक ऐसे ही होता है तो इस बार एक्सेप्शन बनाने का सेंस नहीं बनता है। तो आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड हमें वो मेगा ऑक्शन का रूल चेंज कर देना चाहिए, बट अभी के लिए नहीं कर पाएंगे अनफॉर्चुनेटली। सेकेंडली, पंजाब का जो हुआ है कि हमें सिर्फ 1-2 रिटेंशन चाहिए। अगर पंजाब ये बोल रही हो ना कि वंस अगेन दिस इज ऑल कॉन्टेम्पलेशन कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, किसी को एग्जैक्ट फिगर नहीं पता कि किसने क्या बोला मीटिंग के अंदर। और मैं तो ये भी बोलूंगा, जो लोग आपको चैनल्स पे फैला के बोल रहे हैं कि ये लड़ाई हो गई, ये हो गई, वो हो गई, हम टाइटल में भी वो सब नहीं रखने वाले, क्योंकि ये सब भाई किसी ने देखा है क्या अंदर देखा क्या लड़ाई हुई, क्या पता वो नॉर्मल बात हो रही है उसको बहस बना दिया जबरदस्ती में। तो वो सब चीज़ों पे नहीं पड़ेंगे, हम फैक्ट्स पे जाएंगे। अगर पंजाब अपेरेंटली कुछ लोगों ने, कुछ जर्नलिस्ट ने ऐसा बोला था कि वो 1-2 रिटेंशन मांग रहे थे
और मेगा ऑक्शन में भी 4 रिटेंशन तो होती है। तो मेरी प्रॉब्लम तब है अगर नेस वाडिया शाहरुख खान से इस बात पे लड़ रहा है कि नहीं भाई 4 रिटेंशन से 5 रिटेंशन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो आई थिंक आई एक्चुअली सपोर्ट नेस वाडिया देयर डिस्पाइट बीइंग अ केकेआर फैन, बिकॉज इट मेक्स सेंस। इट वाज डिसाइडेड बिफोरहैंड, 2-3 साल पहले डिसाइडेड था ये, तो अब लास्ट मोमेंट पे चेंज क्यों करना है? बट अगर तुम ये बोल लो कि 1-2 रिटेंशन होनी चाहिए, भाई तुम किस मुंह से बोल रहे हो? तुम हो कौन? एंड पॉइंट जो तुमने कहा वही है कि तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम 1-2 रिटेंशन का प्लान अगर इंप्लीमेंट हो भी जाए तो तुम अच्छी टीम बना लोगे ऑप्शन में? तुम्हारे घंटा बस की नहीं है, तुम दूसरी टीम्स को का कोर रुइन कर रहे हो। तो इससे क्या होने वाला है कि ना तुम्हारी खुद की टीम अच्छी बनने वाली है, आगे अच्छे प्लेयर्स तुम उनको मैनेज नहीं कर पाओगे। 2 करोड़ की तुम्हारी टीम है, और जो अच्छी टीम से जिनके साथ प्लेयर्स एक्चुअली खेलना चाहते थे वो प्लेयर्स भी दुखी हैं और वो टीम भी दुखी है। तो तुम पूरा डायनामिक्स रुइन कर रहे हो। सेकंड पॉइंट पता है क्या मैं बोलना चाहूंगा इन फेवर ऑफ केकेआर एंड एसआरएच एंड सीएसके मुंबई ऐसी टीम्स के साथ, कि पता है ये एक बहुत ही पेनफुल एक चीज तो होगी, बट यू शुड नॉट इवन वरी दैट मच। ओके, ऐसे एक वो होता है ना, सेइंग होते हैं ना कि एक बिलियनियर से अगर आप सारे पैसे छीन लो तो वो दोबारा सारे पैसे बना ले, राइट? तो द मैजिक इज नॉट इन द प्लेयर्स, इट एक्चुअली लाइज इन द मैनेजमेंट। केकेआर का थोड़ा भी एक्सेप्शन है रूल, बट इन जनरल तुम इस बात को समझो, जो टीम्स ने 15-16 सालों तक इतने अच्छे कंसिस्टेंटली स्क्वाड्स बना के दिए हैं, प्लेयर्स बना के दिए हैं, वो दोबारा बना लेंगे भाई। आरसीबी, पंजाब, ऐसी टाइप की टीम्स ना वो है जिनके हाथों में मतलब वो सोना भी दे दो ना, कुछ नहीं कर पाएंगे उससे। तो तुम्हें इतना डरने की जरूरत भी नहीं है। तुम अपने बेस्ट प्लेयर्स अगर पंजाब को दे दोगे ना, वो फिर भी नहीं जीत पाएंगे। Okay. क्योंकि उनकी मैनेजमेंट ही वैसे नहीं है, इनका क्लब फंक्शन ही वैसे नहीं करता है। तो ये जो हक जमा रहे हैं ऑक्शन में कि नहीं सिर्फ 1-2 रिटेंशन होने, इफ इट ऑल दिस इज ट्रू, तो तुम्हें पंजाब वालों को क्या लग रहा है कि तुम मतलब कुछ उखाड़ लोगे ये करके? तुम फिर भी नहीं ये कर, तुम्हें ये तो पता था नहीं कि शशांक कौन सा शशांक लेना है, राइट? ये तो तुम्हारा हाल है, तो तुम किस मुंह से बोल रहे हो ये सब? तो दे डोंट स्टैंड एनी ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ टीम्स लाइक केकेआर, मुंबई, सीएसके। बट द पॉइंट इज कि अगर वो ले भी लेना तो भी दीज 3 टीम्स या फिर एसआरएच को भी ले लो, ये टीम्स दे विल कंटिन्यू टू डू बेटर। इवन आरआर विल कंटिन्यू टू डू बेटर देन पंजाब, बिकॉज इनका क्लब जिस तरीके से फंक्शन करता है, इट इज द राइट वे, एंड द मैनेजमेंट इज एक्चुअली फोकस्ड ऑन बिल्डिंग गुड स्क्वाड्स एंड स्काउटिंग गुड टैलेंट्स, राइट? ये पंजाब आपको लगता है पैसे देख के खरीद लेंगे, कुछ नहीं होने वाला उससे। तो मुझे लगता है इतनी डरने की जरूरत भी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, सो इस पॉइंट का कंक्लूजन बेसिकली ये है कि 7-8 रिटेंशंस क्या होने चाहिए? आई थिंक नहीं, बिकॉज अगर डिसाइडेड है कि मेगा ऑक्शन होना है तो आई थिंक लॉजिकली तभी होना चाहिए। आई वुड लव फॉर 7 फॉर टीम्स टू हैव 7 to 8 रिटेंशंस, बट आई थिंक लॉजिकली अनबायस्ड तरीके से बोला जाए तो नहीं होना चाहिए। देन हैव अ स्पेशल रिटेंशन कैटेगरी फॉर अनकैप्ड प्लेयर्स। ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे। इसके ऊपर क्या कहोगे? मतलब बेसिकली इसका मतलब ये है कि जितने भी अनकैप्ड प्लेयर्स है उस पर आप रिटेन कर सकते हो। मतलब एक कोई स्पेशल कैटेगरी या फिर एक रिटेंशन बढ़ा के आप स्पेशली सिर्फ अनकैप्ड प्लेयर्स के लिए कि एक अनकैप्ड प्लेयर हम लोग, ये किस फ्रेंचाइज ने रखा है? वही जो ये सारे पॉइंट्स केकेआर एसआरएच जैसी फ्रेंचाइज नहीं रखा है। अच्छा, सबने रखा है। मैंने ये चीज सुनी सीएसके के लिए कि वो अभी उसको दूसरा वर्ल्ड कप पर आएंगे। मतलब ये अगर एक एज एन एडेड ऑप्शन है कि आप एक एक्स्ट्रा रिटेन कर सकते हो अनकैप्ड प्लेयर को, मतलब आई थिंक फिर हमने जो चीज़ अभी तक डिस्कस करी है वो अगेन इस चीज़ के अंदर है कि अब तक अगर नहीं हुआ है तो देन अब फिर से एकदम से क्यों? बट इट्स एक्चुअली अ गुड रूल दैट कैन बी इंप्लीमेंटेड गोइंग फॉरवर्ड। हो तो सकता है, आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड तो कर दे तो किसी भी क्लब को प्रॉब्लम नहीं होगी इनफैक्ट। बट पॉइंट वही है कि मतलब इस ऑक्शन को एज अ स्पेशल ऑक्शन क्यों ट्रीट किया जा रहा है? ऐसा नहीं, स्पेशल ट्रीट नहीं कर रहे भाई। हर ऑक्शन, जब पहली बार आरटीएम आया था, आई थिंक 2018 में आया था, पता नहीं कब आया था, तब थोड़ी उसको स्पेशल ऑप्शन क्या पहले से डिसाइडेड था ये क्या कि आ जाएगा आरटीएम? मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली कि कब डिसाइडेड था, बट ऑफ कोर्स 4 साल पहले से थोड़ी था कि आज से 4 साल बाद हम आरटीएम इंट्रोड्यूस करेंगे। मुझे लगता है कि ईदर वे इवन इफ दिस इज इम्प्लीमेंटेड, मतलब ऐसा ये बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक नहीं है कि लोगों को बहुत प्रॉब्लम होगी इससे। इवन आई होप कि वो पंजाब के ओनर को भी इट इज़ नॉट दैट बिग ऑफ अ डील फॉर हिम अगर लोग अनकैप्ड प्लेयर को रिटेन कर लेते हैं। सो मतलब हो जाता तो अच्छा ही है आई थिंक कि एक अनकैप्ड प्लेयर को एक स्पेशल सॉर्ट ऑफ एनवायरनमेंट मिल जाएगा अपने क्लब के अंदर ही इफ ही इज रिटेन। तो इट इज़ गुड फॉर द प्लेयर, इट इज़ गुड फॉर द फ्रेंचाइज, इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर ऑल द टीम्स। सो अगर ये होता भी है तो आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम इसमें। मेरे को सिर्फ एक प्रॉब्लम है इससे, मुझे वैसे बड़ा अच्छा लगा ये रूल। सिर्फ एक प्रॉब्लम ये कि इफ दिस कम्स एट द कॉस्ट ऑफ इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ रिटेंशंस, कि मतलब 4 रिटेंशन या 5 रिटेंशन तो ही प्लस एक अनकैप्ड प्लेयर की रिटेंशन एक्स्ट्रा है, तो देन वंस अगेन यू आर गोइंग अगेंस्ट द आइडिया ऑफ मेगा ऑक्शन।
ओके तो बस वो एक प्रॉब्लम है, वरना तो आई लव दिस आइडिया, तो मुझे बड़ा मजा आएगा। विच इज वन सेकंड, मैं इस पर 50-50 हूँ, मेरा कोई फॉर्म ओपिनियन नहीं है। बट गोइंग फॉरवर्ड जितने भी पॉइंट्स होने वाले हैं, 4-5 पॉइंट जितने भी हैं, सब पे मेरा एक बहुत फॉर्म ओपिनियन है, ठीक है। फर्स्ट वन, SRH वो काव्या मरन जो उसने बोला कि देयर शुड बी नो कैप ऑन ओवरसीज रिटेंशंस, एंड आई फुल्ली एग्री विद दिस भाई। हाँ सेम मुझे कि भी अगर आपकी टीम को, हर टीम को 5 रिटेंशंस अलाउड हैं, तो फिर टीम पे छोड़ दो ना कि उसको सारे फॉरेनर्स रिटेन करने, या फिर सारे अनकैप्ड प्लेयर्स रिटेन करने, या फिर सारे इंडियंस करने। तुम कौन होते हो बोलने वाले कि सिर्फ एक ओवरसीज कर सकते हो, सिर्फ एक अनकैप्ड कर सकते हो, बाकी सारे ऐसा होना चाहिए। आई थिंक इसके पीछे का शायद पॉइंट ये है, अगेन आई माइट बी रॉन्ग, कि एक जो कोर बना रहे वो इंडियन प्लेयर्स का बना ही रहे किसी भी टीम में। मैं यही तो हाँ बोलूंगा अभी। हाँ तुम बोलो। तो मुझे लगता है कि जब स्टार्ट हो रहा था IPL इन द इनिशियल ईयर्स, इट वुड हैव बीन अ वेरी गुड रूल, ताकि एक वो हर टीम के अंदर एक 4-5 इंडियन प्लेयर्स का प्रॉपर गट्ठा बन जाए, जो कि फिर फ्रेंचाइज को एज अ फेस बन के लीड कर सकते हैं, फेमस कर सकते हैं फ्रेंचाइज को। बट आई थिंक नाउ इवन हम लोग कहते रहते हैं कि इंडियन कोर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी IPL टीम के लिए फॉर देम टू विन द टाइटल। इट इज़ टोटली फेयर, बट आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट ये भी कि आप किस किस फॉरनर्स को ला रहे हो, एंड क्या आपकी स्ट्रैटेजी है फॉरनर्स को लाने की, जो कि SRH ने बहुत तगड़े तरीके से इंप्लीमेंट करी थी इस बार। तो दैट इज ऑल्सो अ वेरी बिग पार्ट ऑफ द ऑप्शन एंड द स्ट्रैटेजी दैट यू आर बिल्डिंग। सो अगर उनके पास ये ऑप्शन होता है, आई थिंक सो कि अगर ये मतलब कायदे से तो होना चाहिए ये चीज़, बट अगर नहीं भी होता तो आई अंडरस्टैंड इट। आई डोंट अंडरस्टैंड, मैं बताता हूँ क्यों। जो तुम कह रहे हो ना कि इनिशियली शायद इसलिए करा हो ताकि एक कोर इंडियन प्लेयर्स का जो ग्रुप है वो हर टीम में बना रहे, तो भाई ये चीज तुम स्पून फीड क्यों कर रहे हो फ्रेंचाइजेस को? उनको खुद डिसाइड करने दो ना। दिस एड्स मोर फ्लेवर टू द ऑक्शन एक्चुअली में, क्योंकि मैं वही कह रहा हूँ, SRH की थिंकिंग अभी क्या है कि हमने बहुत सारे ओवरसीज प्लेयर्स लिए हैं, तो हम जीत जाएंगे, मतलब हम उनको रिटेन करके जीत जाएंगे, एंड दैट इज वंस अगेन अ डम थिंग टू थिंक ऑफ। ओके, आज तक जितनी भी सक्सेसफुल टीम्स हैं, सबका इंडियन कोर ही अच्छा रहा है। चाहे मुंबई की बात कर लो, चाहे KKR की बात कर लो, चाहे CSK की बात कर लो। हाँ, KKR के लिए कई लोग कहेंगे कि नारायण ने ऐसा खेल दिया, वैसा खेल दिया। लुक एट द इंडियन प्लेयर्स राइट नाउ। हर्षद राणा, वरुण चक्रवर्ती, रिंकू सिंह, श्रेयस अय्यर, वेंकटेश अय्यर, सब लोगों ने जो करा कॉन्ट्रीब्यूशन, उनके बिना तुम जीत पाते? नारायण तो पिछले 10 साल से भी था। द ग्रेट टीम्स दैट विन टाइटल्स मल्टीपल टाइम्स आर ऑलवेज द वंस जिनका इंडियन कोर बहुत अच्छा होता है, बिकॉज 11 में से 7 प्लेयर इंडियन ही होंगे। अगर आप में दिमाग होगा तो आप उस इंडियन कोर को ऑक्शन में रिटेन करोगे। अगर दिमाग नहीं है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस है कि आप कर सकते हो ऑक्शन में दोबारा इंडियन कोर रीबिल्ड, तो आप सारे ओवरसीज प्लेयर रिटेन कर लो। तो दिस एड्स मोर, आई वुड से कि एक जो कम्प्लेक्सिटी होती है ना, मेंटल कम्प्लेक्सिटी, कि आपको सोचना पड़ेगा और प्रिपेयर करना पड़ेगा अपनी स्ट्रैटेजी को ऑक्शन जाने से पहले, वो वाला एलिमेंट ऐड कर रहा है ना। तो अगर SRH जैसी टीम्स को ऐसा लगता है कि भाई हम फॉरेन प्लेयर्स को रिटेन करके फिर से इंडियन कोर बना लेंगे, विच इज 90% ऑफ द केसेस में ये एक वहम होता है, कभी हो नहीं पाता ये। हो सकता है SRH कर ले दोबारा ये, बट नहीं करेगी तो फिर वो सीखेंगे ना करके। तो ये चीज़ टीम्स पे छोड़ दो ना, तुम्हें स्पून फीड करने की क्या जरूरत है कि नहीं भाई देखो, इट्स बेसिकली सेइंग कि BCCI आपको एक रोड मैप दे रही है जबरदस्ती स्पून फीड करके कि देखो ऐसे ही बिल्ड अप कर सकते हो आप। अबे खुद सोचने दो ना उनको, नहीं कर रहे तो डूबेंगे। तो मुझे लगता है इसमें तो मतलब, और SRH ने पॉइंट उठाया ये। मैं फुल्ली एग्री करता हूँ भाई, अलाउ कर दो, जिसको ये गलती करनी है करने दो। अगर कर पाए इसके बाद भी जीत गया तो भाई हैट्स ऑफ, बट 90% ऑफ टाइम्स ये गलती होती है कि आप सारे ओवरसीज प्लेयर्स को रिटेन कर लो, कि आप अपना ओवरसीज को रिटेन कर रहे हो, इंडियन को रिटेन नहीं कर रहे। तो ये बेवकूफ़ी जिसको करनी करने दो, फिर सोचा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज गोइंग टू बी फ्लेक्सिबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी फॉर रिटेंशन इंस्टेड ऑफ स्लैब्स। इसका मतलब क्या है, ये भी वंस अगेन SRH ने बोला है, और ये बहुत ही अच्छा पॉइंट था, मैं फुल्ली एग्री करता हूँ कि भाई अभी क्या होता है, रिटेंशन के लिए मान लो 40 करोड़ रुपए सब हर टीम को दे रखे हैं, तो उसमें ना ऑलरेडी फिक्स्ड है कि जो पहला नाम होगा रिटेंशन पे उसको 15 करोड़ मिलेंगे, फिर 12 करोड़ मिलेंगे, फिर 10 करोड़ मिलेंगे, ऐसे स्लैब सेट हो रखी है। तो SRH वालों ने कहा कि भाई आप 40 करोड़ हमें दे दो, अब हमें डिसाइड करने दो कि वो मनी कैसे कितना देना है। ओके भाई बिल्कुल सेंस बनता है इस बात का। राइट मतलब किसी के क्यों आप पहले से फिक्स करके रखो कि आपने जो पहला रिटेन करा उसको इतना मिलेगा ही मिलेगा। जब 40 करोड़ रुपए आपको दे दिए तो वो चाहे तो 10-10 करोड़ करके सबको दे दें, उनकी मर्जी है वो। फिर ना कई बार ऐसे प्लेयर्स की भी ईगो आती है ना कि हमें लोअर स्लैब पे क्यों रखा है, इससे अच्छा हमें ऑक्शन में जाने दो। ये भी होता है, कई बार ऐसा हो चुका है, उसने बोला भी है। तो आई थिंक अगर आप ऐसे में छोड़ दोगे तो बहुत अच्छा है ना। फिर जो 4-5 प्लेयर्स रिटेन हो रहे हैं उनको अपने हिसाब से, मार्केट वैल्यू के हिसाब से या फिर अदर वेरिएबल्स के हिसाब से
फ्रेंचाइज को देने देते पैसे देने, फेयर, राइट। आप क्यों जबरदस्ती में 15, 12, 10 के स्लैब पे रखा हुए हो? मैं तो फुल्ली एग्री करता हूँ इस पॉइंट से, बहुत अच्छा पॉइंट था ये, मतलब ये आई थिंक जेन्युइनली आना चाहिए गोइंग फॉरवर्ड। देन कमिंग टू CSK, राइट, जो पॉइंट था, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये। CSK ने अपेरेंटली बिड उठाई है एक पॉइंट के लिए कि ऐसे प्लेयर्स जो कि 5 साल से ज्यादा तक रिटायर हो चुके हैं इंटरनेशनल क्रिकेट से, उनको एज एन अनकैप्ड प्लेयर ट्रीट करा जाए। अपेरेंटली ये रूल पहले भी था, आई डिड नॉट रिमेंबर दिस, राइट, 5-6 साल से भी नहीं है। एंड वो बेसिकली ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि धोनी खेल सके। एंड दिस इज वेयर एक्चुअली द डार्क एस्पेक्ट ऑफ दिस डिस्कशन कम्स इन। फर्स्टली इस पे काव्य मरन ने तुरंत अपोज करा कि आप ऐसे डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो एक्चुअली में ऐसे लेजेंड्स को अनकैप्ड प्लेयर्स की तरह ट्रीट करके, बिकॉज द अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस दैट दे ब्रिंग, जितना उनका फोर्टे है, जो स्किल सेट है, वो ऑफकोर्स एक अनकैप्ड प्लेयर से ज़्यादा ही होगा। तो आप किस बेसिस पे बोल रहे हो कि उसको अनकैप्ड प्लेयर की तरह ट्रीट कर रहे हो? उसको एक कैप्ड प्लेयर की तरह ट्रीट करो, उस हिसाब से उसको रिटेन करो, या फिर ऑप्शन में आने दो, मार्केट फोर्सेस को डिसाइड करने दो। CSK ने यहाँ पे चालूबंदी करी है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? मुझे थोड़ा अजीब ये लगा, क्योंकि मतलब आउट ऑफ ऑल द पॉइंट्स दैट यू कुड हैव रेज्ड इन द ऑक्शन, आपकी पूरी स्ट्रैटेजी ये थी कि समहाउ हम लोग कुछ ना कुछ करके धोनी को रोक लें। एंड इट इज अगेन व्हाट वी हैव बीन टॉकिंग आउट इन सो मेनी पॉडकास्ट कि आप हर सीजन के धोनी को एज अ सेंट्रल फिगर लेके ही चलने वाले हो। तो मुझे बहुत अजीब लगी ये चीज़, एंड आई डोंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम अ चैंपियन टीम लाइक CSK कि वो बार बार ऐसी चीज़ें करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे कि धोनी रुक जाए यहाँ पे। एंड अभी धोनी का रिसेंटली अभी एक इंटरव्यू था एशियन पेंट्स के साथ, उसमें जो उसने बोला है कि अभी तक कुछ रूल डिसाइड हुए नहीं है, एक बार रूल डिसाइड हो जाए उसके बाद थिंग्स विल बी मोर क्लियर कि मैं एक और सीजन खेलूंगा या नहीं खेलूंगा। आई थिंक एक तरीके से तो आई वॉज काइंड ऑफ हैप्पी टू हियर दैट। इट मीन्स कि अगर टीम के कोई इफेक्ट नहीं, हाँ, वो होनी चाहिए। मतलब अगर शायद रूल ये नहीं आएगा तो इट कुड बी कि लास्ट सीजन जो था वो पॉसिबली लास्ट सीजन था MS धोनी का भी। बट CSK का मुझे बस पूरे जैसी मैंने ये सुना, मुझे लगा भाई क्या गधी टीम है भाई, मतलब आप कुछ भी रेस कर सकते हो, उसके बाद आप कुछ ना कुछ करके एक 41 ईयर ओल्ड धोनी के अराउंड कुछ ना कुछ करके, नहीं भाई बस ये रुक जाए हमारी टीम के अंदर, आप ये चाह रहे हो। तो देयर वर सो मेनी थिंग्स दैट यू कुड हैव डन इंस्टेड, बट आप ये चीज चूज कर टेंशंस का पॉइंट रेस कुछ भी कर देते, मैं तो कह रहा हूं कुछ भी कर देते भाई, ऑटोमेटिकली रिटेन। हाँ राइट, बहुत अजीब है भाई। इस पे भी 2 पॉइंट्स हैं भाई, ये बहुत स्केरी एक्चुअली में सोचो तो, बिकॉज अभी इम्पैक्ट प्लेयर रूल को भी हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे कि वो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, उसमें भी धोनी का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड अगर ये रूल एक्चुअली में इम्प्लीमेंट हो जाए दोबारा, ओके, बिकॉज आई थिंक BCCI भी चाहता है कि धोनी के लिए राइट मॉनेटरली बहुत फायदा होने वाला है। एंड सेकेंडली अगर ये रूल नहीं आता, डोंट बी सरप्राइज्ड अगर नंबर ऑफ रिटेंशंस भी बढ़ा दिए जाए ताकि धोनी फिट इन कर पाए, मतलब कुछ ना कुछ करके धोनी आ जाए। मतलब मुझे बहुत, देखो होने को तो कुछ भी हो सकता है, बट मुझे बहुत ही इम्प्रोबेबल लग रहा है सोच के ये कि धोनी खुद ही कह रहा है कि मैं रूल्स के बेसिस पे खेल सकता हूँ अगला, मना नहीं कर रहा खेलने से वो, एंड BCCI मना कर देगी खिलवाने से। ओके, कि कंडीशन ही ऐसी बना दी रूल्स की वो खेल ही ना पाए, बिकॉज अगर धोनी CSK से नहीं खेल रहा तो वो और किसी से नहीं खेलेगा, फिर वो रिटायर ही हो जाएगा। मुझे लगता है BCCI के पार्ट पे बहुत ही इम्प्रोबेबल है कि वो ब्रॉडकास्टर्स को ऐसे डिसअपॉइंट करके धोनी को ना खेलने दें। तो आई थिंक या तो ये रूल आएगा या फिर नंबर ऑफ रिटेंशंस बढ़ेंगे। मतलब ये थोड़ा सा एक डार्क चीज़ है, ये थोड़ा सैड है कि आप एक प्लेयर के बेसिस पे पूरे ऑक्शन के रूल्स चेंज करना चाह रहे हैं, राइट? And don't be surprised if this is actually true. This is how things work, unfortunately, sometimes. तो मेरे को तो लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, ये रूल बकवासी है, बट आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर ऐसा होता है तो। नेक्स्ट वंस अगेन KKR कहती है, और ये पॉइंट बहुत डार्क है एक्चुअली में, KKR ने कहा कि कम से कम 1 या एटलीस्ट 2 राइट टू मैच हमें दो, सब हर टीम को दो, ऑन टॉप ऑफ द रिटेंशंस। बिकॉज क्या होता है, एंड ये चीज़ ओपनली बोल दी है भाई इनडायरेक्टली, मेरे लिए सबसे बड़ी बात ये थी कि अच्छा अब ये सब बातें पब्लिकली हो रही हैं। इन लोगों ने पता क्या पॉइंट रेस करा है SRH KKR ने, कि ऐसे कई सारी टीम्स हैं, बेसिकली इट वाज एन इनडायरेक्ट टिक ऑन अंबानी एंड MI, ओके, कि वो लोग ऑन पेपर तो जितना आप IPL का पर्स है उसके हिसाब से पैसे दे देते हैं, बट वो प्लेयर्स को रिटेन पता कैसे करते हैं, अंडर द टेबल कॉन्ट्रैक्ट्स देके। डैम भाई साहब, कि ऑफ कोर्स आप ऑक्शन में जाओगे, मान लो रोहित शर्मा को रिटेन करना है और फिर वो टैक्स स्लैब क्या नाम है, जो रिटेंशन स्लैब्स है वो फिक्स्ड है 12 करोड़ 15 करोड़ उसमें।
अब टॉप स्लैब है 15 करोड़ का, रोहित शर्मा कह रहा है भाई मैं ऑक्शन में जाऊंगा, मैं 20-25 में बिकूंगा, मैं क्यों रुकूं? तो अंबानी कह रहा भाई तू रुक ना, तू 15 ये ले, 50 करोड़ और नीचे दे, बच्चों की मिठाई के लिए। हाँ तो उसने बेसिकली ये कहा कि शाहरुख खान और काव्या मरन ने कि ये एसेंशियली क्या है कि आप ये फिर फुटबॉल वाला फैक्टर लेके आ गए ना कि ओनर की जितनी पर्सनल वेल्थ है वो इन्फ्लुएंस हो रही है। ऑक्शन होने का आईपीएल का जो यूनिक वैल्यू है, ऑक्शन का पॉइंट ही वही है कि सबको सेम पैसे मिलते हैं और सब सेम लेवल पे होते हैं, फिर उस पैसे से खर्च करो। फुटबॉल में क्या होता है, अगर क्लब के ओनर्स अमीर है तो वो ज्यादा प्लेयर्स खरीद लेते हैं, विच इज वाई फिर वो कंपटीशन वैसा रहता नहीं, कुछ टीम स्ट्रांग होते रहती हैं, कुछ टीम वीक होती रहती है। आईपीएल का यूनिक फैक्टर ही वही है कि हर टीम को सेम ही पैसे मिलते हैं, उसी में आपको टीम बनानी है, विच इज वाई इट इज सो कंपेरेटिव, राइट। तो ये चीज ओपनली बोल दी भाई, एंड मुकेश अंबानी वहां पे अपेरेंटली ऑनलाइन आ रखा था, तो था भी नहीं भाई। आई हाईली डाउट वैसे होगा ये, बट अगर है तो इट्स क्रेजी भाई, क्योंकि लॉजिकली इट इज एक्चुअली वेरी फेयर पॉइंट। हाँ ऑब्वियसली कि आप आरटीएम के थ्रू प्लेयर को उसके डिजर्वेड मार्केट वैल्यू मिलने दो, फिर वो हमसे भी डिमांड ना करे कि भाई मुझे अंडर द टेबल और पैसे दो, क्योंकि जो आपकी वैल्यू है वो आपको दिख गई सामने। एंड इट इज मतलब अगर आप सोचो तो बहुत ही तगड़ा पॉइंट है ये तो। आर यू इन फेवर ऑफ दिस? 100% भाई। मतलब मैं तो ये कहूंगा कि अगर आपने ऐसा सोच रखा कि नहीं टोटल 5 ही रिटेंशन होनी चाहिए, तो उसमें आप चाहे तो 3 कर दो और 2 आरटीएम कर दो, मतलब नंबर ऑफ प्लेयर्स टू बी रिटेन्ड कलेक्टिवली, उसमें नंबर ऑफ राइट टू मैचेस बढ़ा दो एज अपोज टू कि आप सारी रिटेंशन कर रहे हो, बिकॉज परहैप्स ऐसा होगा भाई फिर कि उन्हीं क्लब्स के प्लेयर्स रुकना चाहेंगे जिनके ओनर्स अमीर हैं, क्योंकि वो आपको अंडर द टेबल, जैसे ये बात हार्दिक पांड्या के टाइम पे बहुत हुई थी जब वो गुजरात से आया था कि ये तो ऑन पेपर कॉन्ट्रैक्ट आपको ऐसा दिख रहा है, अंडर द टेबल पता नहीं कितने 80-100 करोड़ देनी है, राइट। तो ये बाकी टीम थोड़ी अफोर्ड कर पाएंगी भाई, पता नहीं भाई। मतलब जितने भी टीम्स आईपीएल के ओनर्स हैं, जितने भी ओनर्स हैं आईपीएल के, मतलब वो सब लोग भाई दे आर अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी। उसकी बात ही होती है भाई, बजटिंग होती है, मैकेनिक्स देखने पड़ते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखना पड़ता है, हर कोई ऐसे पैसे नहीं फेंक सकता भाई। मतलब आर वी सेइंग शाहरुख खान इज नॉट दैट रिच कि वो नहीं कर सकता, नॉट एज रिच एज मुकेश, नॉट एज रिच एज मुकेश अंबानी, बट इज ही नॉट रिच इनफ कि वो कर ले ये चीज? भाई बात सिर्फ उसकी नहीं है ना रिच इनफ, ऐसे तो हर मेगा ऑक्शन हर 3 साल पे कोई प्लेयर ऐसे बोलेगा, इट्स अ लूजिंग बैटल। अभी तक ये चीज क्या कुछ इफेक्ट पड़ा आईपीएल पे इस चीज का? भाई इफ यू एक्चुअली थिंक अबाउट इट देन इट मेक्स सेंस। पता नहीं भाई, मतलब आई थिंक बड़ा कन्वीनियंटली ये 2-3 लोगों ने बोल दिया ये चीज, पर ये बात सच तो है ही, हमें क्या पता सच है। नहीं भाई ये चीज इट वाज एन ओपन सीक्रेट। मैंने आज तक कभी कवर नहीं करा, ये मैं कवर इसलिए कर रहा हूं बिकॉज अब लोग पब्लिकली आके बोल रहे हैं। ओपन सीक्रेट क्यों है? कुछ प्रूफ हुआ है यार? कुछ चीजें का ऑफ कोर्स पब्लिकली प्रूव नहीं करते, लेकिन सबको पता होता है ना। नहीं मैं वही कह रहा सीक्रेट का पॉइंट लोग इट इज अ वेरी बिग रूमर एंड अ जोक जो कि लोग बहुत आराम से बोलते रहते हैं, इसलिए इस चीज में मीम्स ही बहुत बनते हैं। बट मतलब आई थिंक इट इज वेरी कन्वीनियंट फॉर अस टू थिंक कि भाई नहीं ये बाकी जो ओनर है ये शायद इतने रिच नहीं है कि वो ये सब कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफर कर सके। जब हार्दिक पांड्या का ट्रेड हुआ था तो काफी सारी पॉपुलर क्रिकेटिंग प्लेटफॉर्म, जिनका मैं नाम नहीं लूंगा, जो टॉप आपके दिमाग में आ रहा है वही है वो, ठीक है, जो आपके दिमाग में आ रहा है समझ लो वही है। मैंने लिटरली उनके आर्टिकल्स देखे थे उस टाइम पे, उनने चीज बोली थी कि ऐसा हो रहा है और नीचे इतने करोड़ की भी डील है, ओके रूमर्ड ऐसे। तो अगर सब कर रहे हैं कमेंट तो भाई मतलब इट इज एन ओपन सीक्रेट ना कि कुछ ना कुछ तो चल ही रहा है। ओके एंड ऑफ कोर्स अगर ये सब बातें होंगी तो सबसे पहले दिमाग में मुकेश अंबानी आएगा। तो आई थिंक इट इज अगर लोग पब्लिकली बीसीसीआई के सामने ये इशू रेस कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स इट इज हैपनिंग। इट्स क्रेजी। हाँ इट इज क्रेजी एक्चुअली में। तो आई थिंक विच इज वाई मुझे लगता है कि मेरा आरटीएम को लेकर थोड़ा ओपिनियन चेंज भी हुआ है कि आई थिंक नाउ आई एम मोर इन सपोर्ट ऑफ दिस, बिकॉज जो बंदा डिजर्व, जैसे केकेआर ने आईपीएल खत्म होते ही ऑफर किया था कि रिटेंशन रखो ही मत, 8 के 8 आरटीएम रख लो, कि हर प्लेयर की जो वैल्यू है उसको मिल जाएगी, वो भी खुश हम भी खुश। तो आई थिंक आरटीएम्स का बड़ा रोल हो सकता है नेगेटिंग दिस गोइंग फॉरवर्ड पॉसिबली, ठीक है। देन जो लास्ट पॉइंट है मेरे लिए विच इज कि एसआरएच ने वंस अगेन ये चीज वॉइस आउट करी, काफी टीम्स ने भी करी इन कोलिशन की, जो फॉरेन प्लेयर्स ऑक्शन में बिक के लास्ट मोमेंट पे आके बैकआउट कर जाते हैं उनको बैन कर दो सीधा भाई 2 साल के लिए। अब वो कितने साल के लिए मुझे नहीं पता भाई, आई एम टोटली इन फेवर ऑफ दिस। मतलब ये तो हमने इतने टाइम से डिस्कस करा है कि दिस इज अ ह्यूज पेन पॉइंट फॉर ऑल द टीम्स भाई। मतलब जो ये ऑस्ट्रेलियंस और इंग्लिश प्लेयर्स करते आए हैं, इसमें भी अभी कौन से एसआरएच में जाते हुए कौन सा प्लेयर बाहर हो गया था, आई फॉरगॉट, हासरंगा बाहर हो गया था, उसके ऊपर नेट डिग लिया था, फिल सॉल्ट केकेआर से बाहर हो गया था।
मतलब कितना गुस्सा आया था भाई, जॉस बटलर बाहर हो गया था, इतना गुस्सा आया था इन लोगों पे कि भाई मतलब कोई सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, यू आर गेटिंग पेड सो मच, इतना आपको प्यार मिल रहा है फैंस में इंडिया में, इतना शायद आपको अपनी कंट्री में खुद ना मिलता हो, एंड देन उसको आप इस तरीके से बिट्रे कर रहे हो। आई गेट देयर पॉइंट कि चलो फॉर देम कंट्री कम्स फर्स्ट, एंड वो चीज़ बहुत अच्छी भी है। आई थिंक फिल सॉर्ट ऑफ बटलर जैसे लोगों का एक्सेप्शन था बिकॉज उनको उनका बोर्ड बुला रहा था एंड वर्ल्ड कप था, तो आप ऑफकोर्स कंट्री का प्रायोरिटाइज करोगे, तो मैं एक्चुअली उनके फेवर में हूँ। ओके, मेरी प्रॉब्लम उन लोगों से, जैसे हसरंगा से, जैसे इनका क्या होता है ना, बेसिकली लोग इंजरी का बहाना दे देते हैं क्योंकि इनको ऑक्शन में जितनी प्राइस चाहिए होती है उतनी मिलती नहीं है, तो ये बैकआउट कर लेते हैं। या फिर जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि मेरे को मेंटल ब्रेक चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। अब इससे प्रॉब्लम पता क्या है, इस रूल में आप कैसे जज करोगे किसका रीजन वैलिड है किसका नहीं है। आई थिंक बस एक वही प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये रूल शायद ना आए, बिकॉज जैसे वो काव्य मरण कही थी कि भाई जो इंजर्ड नहीं है एक्चुअली में उसको बैन कर दो। आई थिंक इट इज टू रूथलेस एंड इट इज नॉट अ फेयर असेसमेंट। मतलब समझ में आ रहा है क्यों काव्य मरण ने चीज बोली है। हाँ, इतने सारे फॉरनर्स हैं उसकी टीम में, तो इतना भी नहीं होना, ये तो बकवास ही है पूरी कि इंजर्ड नहीं है तो भाई 100 रीजन और हो सकते हैं जो कि लेजिट होंगे। अब उन रीजन को आप कैसे लिस्ट आउट करोगे, इतनी सब्जेक्टिव चीज को आप कैसे मेट्रिक में क्वांटिफाई करोगे, वो इम्पॉसिबल है। मतलब मे बी ये चीज़ ना करो, बट आई थिंक कुछ ना कुछ रूल तो आना चाहिए रिगार्डिंग दिस, क्योंकि मतलब दिस इज ऑल्सो समथिंग विच इज एन ओपन सीक्रेट भाई। काफ़ी लोग बस फालतू में कर देते हैं, कुछ भी चाहे रीज़न दे दें, रीज़न तो कुछ भी दे सकते हो आप। आई थिंक इसका सोल्यूशन पता है क्या है, रादर दैन क्रिएटिव, मतलब एक जो होता है ना कि क्या कहते हैं उस अप्रोच को, जो एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस अप्रोच करते थे हम लोग करते हैं कि तीन सही नहीं है तो उनको जो सही नहीं है उसको क्रॉस आउट करते रहो। अच्छा, ओके, क्या एलिमिनेटिंग द, हाँ, एलिमिनेशन मेथड जो होता है कि अगर एमसीक्यू आप कोई टेस्ट दे रहे हो, एमसीक्यू है चार ऑप्शंस हैं, तो जो गलत है उसको क्रॉस आउट करते रह रहे हो, तो जो सही होगा ऑटोमेटिकली एंड में मिल जाएगा। आई थिंक वो अप्रोच लेने की जो ये लोग कह रहे हैं लेने के लिए कि इंजर्ड है तो ठीक है, वरना बाकी सारे क्रॉस आउट करते रहो। एक अच्छा सोल्यूशन ये हो सकता है कि अप्रोच को चेंज कर दो, स्पेसिफिक केसेस मेंशन कर दो कि इन केसेस पर अगर आप आए तो आप बैन हो। ओके, वो बेटर तरीका है परहैप्स, उस तरीके से आप सोच सकते हो। एंड एक जो बोनस पॉइंट में डिस्कस करना चाहता हूँ ऑन अ लाइटर नोट टू एंड द सेगमेंट, वेयर वाज आरसीबी इन दिस भाई? अच्छा, ओ राइट, आरसीबी को लेके एक लिटरली एक न्यूज तक नहीं है। ऐसा बस सुनने में आया कि दे वर आल्सो इन फेवर ऑफ मेगा ऑक्शन, बट डीसी के ओनर ने कुछ ना कुछ बोला, नेस्ट वाडिया ने कुछ ना कुछ बोल दिया। वहां पे मेन जो टीम्स हैं, विनिंग टीम्स, वो तो सब बोलती ही आ रही हैं। एक एलएसजी, और एलएसजी तो चलो फिर भी नहीं है, बट मोर सो आरसीबी। मतलब वो जो होता है ना कि जैसे मेसी के वॉयल एडिट्स नहीं आते कि बेकहम और एम्बापे मिल रहे हैं करके, आरसीबी वही लगी भाई मुझे इतना एक्चुअली में, इफ यू थिंक अबाउट इट, क्योंकि ये लोग ऑक्शन में मिसिंग रहते हैं, ये लोग फील्ड में मिसिंग रहते हैं, और नाउ ये लोग बीसीए की मीटिंग में तक मिसिंग। तुम्हारा कोई एजेंडा ही नहीं था क्या? तुम कुछ प्रिपेयर करके यहाँ पे भी नहीं है क्या? आई थिंक आरसीबी कहाँ थी भाई? Right. मैंने एक भी न्यूज आर्टिकल नहीं पढ़ा जहाँ पे आरसीबी के कैंप से कोई पॉइंट ट्रेस कर रहा होगा, ये कोई मेंशन हो। हमेशा उनको क्लब करके कहीं ना कहीं दिया गया, नो नथिंग स्पेसिफिक फ्रॉम देम। तो आई थिंक आरसीबी वंस अगेन प्रिपेयरिंग फॉर अ किलर ऑक्शन इन व्हाट सेंस यू ऑल नो। नाउ एक्चुअली लेट्स मूव टू द लास्ट पॉइंट व्हिच इज कि इम्पैक्ट प्लेयर रूल के बारे में बात करते हैं। एंड दिस इज आल्सो अ वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन एंड परहैप्स ऑन अ डार्कर नोट एज वेल, बिकॉज वंस अगेन यू वुड सी हाउ शायद एक प्लेयर की वजह से चीज इन्फ्लुएंस हो रही है। मेरा इस सेगमेंट पे एक पॉइंट का करने का मतलब पॉइंट क्या है इस सेगमेंट को रखने का, आई हैव ऑलवेज बीन अगेंस्ट द इम्पैक्ट प्लेयर रूल। मुझे लगता है नहीं होना चाहिए, बट कीपिंग दैट बायस असाइड, इम्पैक्ट प्लेयर रूल के कुछ फायदे भी हैं। Okay. हमें इस सेगमेंट में फायदे नुकसान दोनों कवर करने हैं, एंड देन हमें उस कंक्लूजन को आइडेंटिफाई करना है कि क्यों बीसीसीआई इसको फिर भी बैन नहीं करेगी डिस्पाइट ऑल द नेगेटिव्स। बस आई थिंक देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि इम्पैक्ट प्लेयर रूल कंटिन्यू होने वाला है। अब वो क्यों अभी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले फायदे क्या हैं? तुम्हें दिमाग में कोई फायदे हैं? आई थिंक मेरे बस फायदा वही है जिसकी वजह से मुझे फर्स्ट सीजन में आई एक्चुअली लाइक दिस रूल। मुझे मजा आया था चीज देखने में कि एक वो फन एलिमेंट थोड़ा इंक्रीज करता है, थोड़ा एक्साइटिंग करता था गेम को। एक वो जो गेम डायनामिक्स होते हैं वो इतने ज्यादा समथिंग न्यू, एक न्यू चेंज न्यू ट्विस्ट आया। प्लस आई थिंक क्रिकेट में बेसिकली एक जो स्ट्रैटेजी बनती है वो आप गेम के थ्रू, जब गेम चल रहा होता है तो आप बहुत ज्यादा शिफ्ट कर नहीं सकते उसको, क्योंकि देयर इज अ गिवन सेट ऑफ 11 प्लेयर्स जिसको आपको पूरा मैच खिलाना ही खिलाना है। फुटबॉल में ये चीज डायनामिक्स है ही इतने वेरिड इसलिए क्योंकि यू हैव द ऑप्शन ऑफ सब्स्टिट्यूशंस, 5 सब्स्टिट्यूशंस जो आप सब्स्टिट्यूट करके गेम किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे चेंज कर सकते हो, डायनामिक्स फॉर्मेशन कुछ भी चेंज कर सकते हो। क्रिकेट में वो चीज अब तक थी नहीं। नाउ ये इम्पैक्ट प्लेयर रूल विच इज अ सब्स्टिट्यूशन इन द सेंस कि
आप जब कर दोगे तो वो पूरी टीम के डायनामिक्स चेंज हो जाएंगे। जब वो बॉलिंग करेंगे तो बॉलिंग में स्ट्रांग हो जाएंगे, जब बैटिंग करेंगे तो बैटिंग में स्ट्रांग हो जाएंगे। तो फर्स्ट सीजन में आई वॉज एक्चुअली इन फेवर दिस रूल, एंड मुझे एक्चुअली में देखने में मजा आया था जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फैक्ट दैट इट मेड द गेम मोर इंटरेस्टिंग, मोर एक्साइटिंग टू वॉच। कई सारे ब्रॉडकास्टर्स भी यही मानते हैं, विच इज वाई दे ऑल वांट कि ये एक नया एलिमेंट जो है इसकी वजह से व्यूअरशिप ऊपर तो हो रही है। अब वो व्यूअरशिप ऊपर इसलिए हो रही है बिकॉज हर साल आईपीएल ग्रो कर रहा है, तो फिर इस फैक्टर की वजह से हो रहा है, वो आप डिटर्मिन नहीं कर सकते एग्जैक्टली, बट एटलीस्ट नंबर्स तो वो ट्रेंड दिखा रहे हैं। तो ब्रॉडकास्टर्स वांट दिस रूल टू बी देयर। सेकेंड पॉइंट जो है कि भाई क्वालिटी ऑफ क्रिकेट इन प्रिंसिपल इज इंक्रीजिंग। इन व्हाट सेंस? अगर आपके टीम में एक एक्स्ट्रा प्लेयर नहीं है, इम्पैक्ट प्लेयर नहीं है, तो आपको वही जैसे मान लो केकेआर में आपको वेंकटेश अय्यर से फिर बॉलिंग करानी पड़ेगी, रमनदीप सिंह से शायद बॉलिंग करानी पड़ेगी। अब उसकी जगह एक प्रॉपर बॉलर लाइक हर्षित राणा या फिर वैभव अरोड़ा डाल रहे हैं, तो एक बेसिकली स्किल में एक इंक्रीमेंट हो रहा है। आपको बॉलिंग ऑलराउंडर्स लाइक पैट कमिंस से बैटिंग करानी पड़ेगी, केकेआर में आप कह सकते हो स्टार्क से बैटिंग करानी पड़ेगी परहैप्स। अब आपके पास एक प्रॉपर बैटर लोअर डाउन दी ऑर्डर आ रहा है बैटिंग करने के लिए। तो उस रीजन से ऐसा लगता है कि इन एब्सोल्यूट टर्म्स एक बैट्समैन, एक प्रॉपर बैट्समैन खेल रहा है, एक प्रॉपर बॉलर खेल रहा है, तो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट भी बढ़ रहा है। एंड एक ऑब्वियस बाय प्रोडक्ट इसका ये है कि फील्डलेसनेस बढ़ गई गेम में। हाँ, डेफिनेटली आई फुल्ली सपोर्ट दैट। इससे ये तो बात है भाई, जाके पास आपको पता है एक्स्ट्रा बॉलर है, एक्स्ट्रा बैटर है, तो आप और फील्डलेस होकर खेलते हो, आप अपने इंडिविजुअल विकेट के इतना सोचते नहीं हो, राइट, विच इज व्हाई वी सॉ सो मेनी हाई स्कोर्स इन दिस आईपीएल। एंड द थर्ड पॉइंट विच इज गोइंग टू बी कि सबसे बड़ा जो पॉइंट है कि एक्स्ट्रा इंडियन को खेलने को मिलता है, राइट। हर एक मैच में, क्योंकि 4 फॉरनर्स तो यूजुअली आपके उसमें होती हैं प्लेइंग इलेवन में, you always get to see an extra Indian player getting a chance to prove himself and possibly make a case for the Indian team. तो आपको टैलेंट पूल को ज़्यादा टेस्ट करने के ग्राउंड्स मिल रहे हैं, राइट। ये बहुत बड़े पॉइंट्स हैं फॉर श्योर। बट एक्चुअली नाउ कमिंग टू द नेगेटिव्स ऑफ इट, ठीक है, सबसे बड़ा नेगेटिव जो होने वाला है व्हिच इज इट इज किलिंग ऑलराउंडर्स। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? आई थिंक डीसी के ओनर ने ये चीज़ बोली थी एंड उसने स्पेसिफिकली ये पॉइंट रेस किया था कि इसके चलते हुए तो ऑलराउंडर्स खत्म हो जाएंगे। एंड इम्पैक्ट प्लेयर रूल का इफ आई हैव टू से कि मैं क्या चाहता हूँ, एक्चुअली मैं आई वॉन्ट कि अब स्क्रैप हो जाए, एंड दैट इज ओनली बिकॉज जो इस सीजन देखने को मिला था इट बॉर्डर लाइन, मतलब मेरे लिए आईपीएल थोड़ा सा बोरिंग हो गया था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, मुझे मज़ा नहीं आ रहा था देखने में। एंड इस पर 2 रीजन आई थिंक काफ़ी लोगों ने इम्पैक्ट प्लेयर रूल को बोल तो दिया, लाइक गाइज लाइक विराट कोहली, रोहित शर्मा ओपनली केम आउट एंड क्वेश्चन दिस रूल। विराट कोहली ने बोल दिया था ये चीज़ कि मैं तो पावर प्ले में खेली 200 के स्ट्राइक रेट से इससे रहा हूँ क्योंकि नीचे पता है मेरे पास एक और बैटर है, विच इज़ अ फेयर पॉइंट, एंड ये उसमें आ जाएगा कि फील्डलेसनेस अप्रोच आ गई है। बट काफ़ी लोगों ने ये चीज़ मिस आउट कर दी कि भाई पिच कुछ ज़्यादा ही वैसी बना दी थी इन लोगों ने इस बार, एंड दैट इज़ वाई मिडिल ऑफ द आईपीएल में एकदम से हमें देखने को मिला कि भाई स्कोर्स अब बन ही नहीं रहे एकदम से, क्योंकि पिच उन लोगों ने चेंज कर दी। तो एक ये पॉइंट था जिसके चक्कर में हमें देखने को मिला कि कुछ ज़्यादा ही मतलब वाइल्ड स्कोर्स देखने को मिल रहे, 260 280 बड़े आराम से 2-3 बार क्रॉस हो जा रहे हैं। ये इसलिए देखने को मिला क्योंकि ये दोनों चीज़ का कल्मिनेशन था। तो मेरे हिसाब से सिर्फ इम्पैक्ट प्लेयर रूल इस चीज़ को ब्लेम करने के लिए नहीं था, एंड दैट इज़ वाई हो सकता है ये चीज़ एक पॉजिटिव आए उसका। बट नेगेटिव में मेरा सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव यही है इम्पैक्ट प्लेयर रूल को लेके नाउ, दैट गोइंग इनटू दैट वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप जो कि फॉर्चुनेटली हम लोग जीत गए, एंड ये जो ऑलराउंडर्स का रोल होता है वो कितना इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे। मतलब अब गौतम गंभीर के एरा के अंदर हमें क्लियरली देखने को मिल रहा है कि ही वांट्स कि 4 ओवर डाल रहा है, रिंकू स्काई डाल रहा है, हाँ डेथ ओवर्स डाल रहे हैं, राइट, कि बहुत इंपॉर्टेंट है ऑलराउंडर्स का रोल एंड टू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। अगर ये इम्पैक्ट प्लेयर रूल रहेगा, विच इज़ ऑल्सो क्योंकि इम्पैक्ट प्लेयर आईपीएल का महत्व इतना ज़्यादा है, जो भी छोटे प्लेयर्स हैं जो कि अनकैप्ड प्लेयर्स है वो आईपीएल में आके परफॉर्म करेंगे, देयर फर्स्ट एम वुड बी टू परफॉर्म वेल इन दी आईपीएल ताकि फिर उन्हें इंडियन टीम में चांस मिले। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट रियान पराग सेड। तो अगर वो आईपीएल के हिसाब से अपने गेम को कंडीशन करेंगे दैन नेचुरली इट मीन्स कि उनको किसी एक चीज़ में स्पेशलाइज करना पड़ेगा और एक चीज़ में ध्यान नहीं देना पड़ेगा, विच वुड अल्टीमेटली मीन कि ऑलराउंडर्स का रोल खत्म हो जाएगा। तो या तो ऐसा होता कि इंटरनेशनल क्रिकेट में भी रूल है, बट आई डोंट थिंक दैट इज गोइंग टू हैपन, एंड राइटली सो, आई डोंट थिंक होना भी चाहिए। बट अगर इम्पैक्ट पे रूल सिर्फ आईपीएल तक सीमित है, देन मतलब यू आर प्लानिंग द डिमाइज ऑफ योर नेशनल क्रिकेट टीम। सबसे वही पहला पॉइंट है कि ऑलराउंडर्स जो मर रहे इसके चक्कर में, इट इज नॉट अ गुड साइड टू सी, एंड व्हाई इट बिकम्स वर्स इज नाउ द सेकंड पॉइंट। आप क्रिकेट के डायनामिक्स चेंज कर रहे हो, ठीक है। इंटरनेशनल क्रिकेट अभी भी बिना इम्पैक्ट पे रूल के ही साथ खेला जाएगा,
तो आप उस डायनामिक को चेंज करके जस्ट बिकॉज यू वांट द लीग टू बी मोर इंटरेस्टिंग, क्या पॉइंट है उसका? अल्टीमेटली आईपीएल का पॉइंट ये होना चाहिए कि हमें इंटरनेशनल क्रिकेट को सर्व करना है, टू मेक अ नेशनल टीम बेटर। अब उसके डायनामिक्स को लेते हुए फिर इस लीग को बनाओ ना। अब लीग के अलग डायनामिक्स लेकर फिर आप इंटरनेशनल क्रिकेट को चेंज करना चाह रहे हो क्या? मोटिव क्या एग्जैक्टली? तो आई थिंक ये जो ऑलराउंडर्स का जो वो डेथ हो रही है, इट बिकम्स इवन मोर अडामेंट बिकॉज आपने 2 महीना आईपीएल खेला, उसके तुरंत बाद अभी वर्ल्ड कप आ रहा है। नाउ यू कैन नॉट बी दैट फियरलेस अनलेस यू हैव ग्रेट ऑलराउंडर्स इन द टीम जो कि नंबर 8 नंबर 9 तक बैटिंग कर रहे हैं, विच थैंकफुली इंडिया हैड दिस टाइम। तो आपका जो फेयरलेसनेस वाला पॉइंट था, इट इज़ वेरी कंडीशनल देन। सेकेंडली, ऑलराउंडर्स आईपीएल में नहीं थे, मर रहे थे, ठीक है। नाउ इट बिकम्स मोर अपैरेंट इन इंटरनेशनल क्रिकेट बिकॉज अब ऑलराउंडर्स नहीं तो बॉलिंग कौन करेगा फिर? सिर्फ 5 ही बॉलर्स होंगे क्या? तो आई थिंक फर्स्ट पॉइंट बिकम्स वर्स बिकॉज ऑफ द सेकंड पॉइंट, विच इज कि आप क्रिकेट के डायनामिक्स चेंज कर रहे हो। और मेरा इसमें एडिशनल पॉइंट इसमें गोइंग फॉरवर्ड यही है इस सेकंड पॉइंट का, कि फिर डायनामिक्स आप चेंज कर रहे हो, वेयर डज इट स्टॉप? अभी आपने कहा एक इम्पैक्ट प्लेयर है, कल को 3 ले आओगे भाई, 2 ले आओगे। अगर आपको पर्पस ये है कि इंडियंस को चांस देना आईपीएल में, तो फिर एक पे क्यों रुको, 2 ले आओ ना। राइट। कौन है बोलने वाला कि अब हम लोग रुक रहे हैं इस बात पे? वेयर डज इट स्टॉप? अगर एक इम्पैक्ट प्लेयर, एक इम्पैक्ट सब आ सकता है, तो 2 क्यों नहीं आ सकते? 4 क्यों नहीं आ सकते? 5 ले आओ भाई। तो कौन है रोकने वाला है इस बात को? अगर पर्पस ये है कि इंडियंस को चांस देना है, तो बढ़ा दो नंबर ऑफ इम्पैक्ट सब्स। तो आई थिंक, और अगर आप ये कह रहे हो कि नहीं यार फिर कुछ ज्यादा ही चेंज हो जाएगा गेम, तो भाई गेम तो अभी भी चेंज हो गया, तो क्यों नहीं कर रहे हो चेंज? तो आई थिंक मैं तो बिल्कुल भी एग्री नहीं करता इसीलिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड द थर्ड पॉइंट इज गोइंग टू बी अ वेरी नुआंस्ड वन। जो टीम्स एक्चुअली में ऑक्शन पे रिसर्च करके आती हैं और एक अच्छी बैलेंस्ड टीम बनाती है, जिसमें बैटिंग डेप्थ है, बॉलिंग डेप्थ है, अच्छे ऑलराउंडर्स हैं जो कि हर सिचुएशन में खेल सकते हैं, उनको उस मेहनत का रिवॉर्ड ही नहीं मिल रहा भाई। क्योंकि अब जो टीम जिससे इतनी मेहनत नहीं करी टीम में, वो एक स्पेशलाइज्ड बैटर या फिर बॉलर को एज एन इम्पैक्ट प्ले खिलाकर सेम नंबर ऑफ डेप्थ, अमाउंट ऑफ डेप्थ लेके आ सकती है। ऑल्दो ये भी डिबेटेबल है कि अल्टीमेटली कौन सी टीम्स अच्छा परफॉर्म कर रही है। अभी T20 में इंडिया वर्ल्ड कप जीती, डेप्थ देखो कितनी थी। KKR IPL जीती, डेप्थ देखो कितनी थी। तो आई थिंक दैट पॉइंट स्टिल आई थिंक फ्लरिशेस, बट सेविंग रेस है उन लोगों के लिए। सेविंग रेस है कि भाई अगर आपका ऑप्शन इतना अच्छा नहीं भी है ना, तो भी आप इम्पैक्ट प्लेयर रूल की वजह से बच जाओगे, कंपीट कर सकते हो आप। तो आई थिंक ये भी गलत है। जो टीम अच्छा रिसर्च करके, आप ऑलरेडी मेगा ऑक्शन तो रख ही रहे हो, उनका पूरी मेहनत तो आप कचड़ा करने वाले हो 5 साल में। एटलीस्ट फॉर दोज 5 years रिवॉर्ड देम फॉर द रिसर्च दैट दे हैव डन। वरना किसी के पास क्या इंसेंटिव है ऑक्शन को अच्छे से प्रिपेयर करके आने का? बट द लास्ट पॉइंट विच इज नाउ कि क्यों डिस्पाइट ऑल दीज नेगेटिव्स BCCI इसको स्क्रैप नहीं करेगी? आई थिंक इट इज प्रिटी क्लियर। अगर हमने जो भी पिछले सेगमेंट में डिस्कस करा, जो अनकैप्ड प्लेयर वाला जो रूल है वो नहीं आता है, इम्पैक्ट प्लेयर रूल का होना बहुत जरूरी है फॉर धोनी टू प्ले द नेक्स्ट IPL। आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ धोनी की वजह से होने वाला है, इसमें एक बहुत बड़ा एलिमेंट वो ब्रॉडकास्टर्स का है। ब्रॉडकास्टर्स चाहते कंटिन्यू हो, बट ब्रॉडकास्टर्स का एक बहुत बड़ा रीजन कंटिन्यू करने का ये भी है ताकि धोनी खेले, ताकि व्यूअरशिप बढ़े। तो इट इनडायरेक्टली टाइज अप टू परहैप्स धोनी प्लेइंग द नेक्स्ट IPL। एंड धोनी ने पब्लिकली आके बोल दिया कि रूल्स पर डिपेंड करते हैं मैं खेलूंगा कि नहीं खेलूंगा। द बॉल इज इन BCCI's कोर्ट। क्या BCCI में इतना दम है कि वो अनकैप्ड प्लेयर रूल हटा दे और इम्पैक्ट प्लेयर रूल भी हटा दे और सिर्फ 4-5 रिटेंशन रखे और फिर बोले CSK से अब करना रिटेन तो कर लो? डोंट यू थिंक कि इसका एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है? आई थिंक धोनी का फैक्टर डेफिनेटली है। एंड अगेन इसमें धोनी का कुछ, नोबडी इज क्वेश्चनिंग धोनी यहाँ पे। इट इज जस्ट द स्टैचर ऑफ दैट गाय कि वो एक सिंगल हैंडेडली डिसीजंस अपने फेवर में ला सकता है बिकॉज ही सच अ ग्रेट प्लेयर। बट पॉइंट वही है कि क्या आप उसके चक्कर में एक अनफेयर रूल ले आओगे टीम एक पूरी IPL के अंदर, विच इज रूइनिंग द डायनामिक्स ऑफ द होल गेम। मतलब बेसिकली आप वो 2 महीने के लिए पूरे क्रिकेट का डायनामिक्स चेंज कर दे रहे हो फॉर अ सिंगल गाय। तो इज इट वर्थ इट फॉर मॉनिटरली? यस, क्योंकि धोनी खेलेगा, बट क्या एथिकली क्या वो चीज एक्चुअली में करेक्ट होगी? फॉर द बेनिफिट ऑफ क्रिकेट क्या ये वर्थ इट है? हाँ, नहीं है। राइट। 1 सेकंड, इसमें कोई ये नहीं है कि धोनी की वजह से हो रहा है। इट्स जस्ट अ थॉट कि दिस कुड बी वन रीजन, बिकॉज धोनी सच अ बिग प्लेयर कि मुझे बहुत अनलाइकली लगता है कि BCCI के लिटरली द बॉल इज इन BCCI's कोर्ट राइट। मतलब वो चाहता है खेलना है, क्या BCCI मना कर देगी? क्या BCCI मना कर देगी इस बात के लिए? तो धोनी ना चाहते हुए भी इन्फ्लुएंस कर सकता है इस चीज को। 1 सेकंड, अ वेरी डार्क एंड अ सैड रीजन,
अगर ऐसा होता है तो, राइट। बट भाई ये बिजनेस ऐसे ही चलता है। हाँ, तो आई थिंक ऑन दैट नोट अब आईपीएल की और अगर बातें होंगी, एक बार रिटेंशंस आ जाए फिर हम लोग सबके लिए रिटेंशंस प्लान भी कर सकते हैं हर टीम के लिए, तो वो पॉडकास्ट भी करेंगे जब आएगा और न्यूज़ आएगी। अभी फुटबॉल की बातें करते हैं, उसमें क्या करना है। नाउ विल टॉक अबाउट रियल मैड्रिड एंड उनका जो पहला प्री सीजन गेम था, मैंने गिन के बताया, देयर आर 7 पॉइंट्स बेसिकली जो हमें डिस्कस करने हैं। एक तो ये भाई 7 पता नहीं कहाँ से निकल के आ जा रहा। अभी हमने गंभीर का बनाया, उसमें भी 7 कर देते, लोग कह रहे थे इनडायरेक्ट डिग है गंभीर इतना तो सोचा ही नहीं भाई, बट इस पर भी समहाउ 7 निकल के आ गए। एंड हम लोग कुछ कुछ प्लेयर्स पे स्पेसिफिकली फोकस करेंगे, कुछ कुछ नए प्लेयर्स या कुछ कुछ ऑलरेडी जो खेल रहे हैं, एंड विल डिस्कस हाउ कि क्या इनका रोल जो है वो चेंज होने वाला है, क्या एग्जैक्टली वॉट मतलब हाउ मच विल वी गेट टू सी ऑफ देम इन द कमिंग सीजन। पहला प्लेयर एंड ऑब्वियसली द मोस्ट टॉक्ड अबाउट प्लेयर जिस पर हमने यही बनाई थी, इट इज एंड्रिक। एंड ये मैच देख के, जो ब्राजील उरुग्वे वाला मैच था जिसमें उसका एक ही पास था पूरे 90 मिनट में, ये दोनों मैचेस जो कि एकदम ध्यान से देखे मैंने, इट इज वेरी क्लियर दैट ही इज अ वेरी रॉ प्लेयर राइट नाउ। बहुत ऑब्वियस है ये चीज, इसमें कुछ गलत भी नहीं है, क्योंकि इट इज जस्ट बिकॉज हमने लमीन यमाल को देख लिया ना कि ही इज डूइंग क्रेजी थिंग्स एट 16-17, कि एक 18 साल का अभी प्लेयर है, उस पर हम लोग इतनी एक्सपेक्टेशंस लाके खड़ी कर दी है कि भाई कितना बेइज्जती है इसकी, ये परफॉर्म नहीं कर पा रहा, जितनी हाइप थी उसके साथ परफॉर्म नहीं कर पा रहा। इट इज लिटरली जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। पहले हमने देखा कि मेसी और रोनाल्डो वाला era था, जिसके बाद हम लोग आज के टाइम पे विनीशियस, दीज गाइज हैड अ फैंटास्टिक सीजन, बट हम लोग तब भी कैसे कंपेयर कर रहे हैं कि भाई मेसी का वर्स्ट सीजन देख लो और विनीशियस का बेस्ट सीजन देख लो, गोल असिस्ट में सेम है, 39 गोल असिस्ट उसके। हाँ, पर वही है ना कि उसको बैलन डोर मिलेगा भाई 39 लेवल कितना ज्यादा इस टाइम पे नीचे आ गया है। एंड मतलब कितना भी अकेले टू सम एक्सटेंट इट इज अनफेयर कि हम लोग इन लोगों को उनसे कंपेयर भी करें, बिकॉज हमने वो मेसी की उस उम्र में इससे ज्यादा लीग गोल्स थे 39। मैं वही कह रहा हूँ ना, हमने इतनी क्रेजी चीजें देख ली हैं फुटबॉल में, प्रोबेबली हमने पूरे फुटबॉलिंग हिस्ट्री का सबसे पीक एरा में हम लोग बॉर्न हुए, हमने वो चीज विटनेस कर ली इन दोनों प्लेयर्स को साथ में, कि उसके बाद वी आर नॉट रेडी टू एग्जैक्टली मूव ऑन फ्रॉम दो स्टैटिस्टिक्स एंड वी आर स्टिल एक्सपेक्टिंग कि लोग उस लेवल पे क्यों नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, इनको बैलन डोर क्यों दिया जाए इस बात पे। तो वही आई थिंक एंड्रिक का ऑन अ मच स्मॉलर स्केल इट इज हैपनिंग विद लमीन यमाल। एक तरफ बार्सिलोना, एक तरफ रियल मैड्रिड, वो अभी अभी आया है, अराउंड द सेम एज है, प्लस वो बंदे ने इतना अच्छा परफॉर्म कर दिया, ही इज अ रेगुलर स्टार्टर नाउ, ही इज अ सुपर स्टार एट बार्सिलोना, पीपल वुड से। इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ दैट लोगों ने इतनी एक्सपेक्टेशन रखी एंड्रिक से। एंड यहाँ पे रियल मैड्रिड फैंस पे भी बहुत ज़्यादा, मतलब इट इज़ फेयर टू क्रिटिसाइज देम, क्योंकि बहुत फालतू का हुआ बना रखा था लोगों ने कि ये भाई एंड्रिक द नेक्स्ट पेले, उसकी फोटोज देख लो इतनी तगड़ी तगड़ी हैं। इस पूरे मैच में मतलब मुझे ऐसा देख के लगा कि उसकी पोजिशनिंग इज नॉट अप टू दैट मार्क राइट नाउ। वो ऑफन वो विंग्स पर ड्रिफ्ट करता है, वैसा टाइप का प्लेयर है। एंड वॉट ही नीड्स टू डू राइट नाउ इज की स्टिक टू योर पोजिशन। इवन एंसेलोटी ने बाद में ये चीज़ बोली थी कि इफ ही स्टिक्स टू हिज पोजिशन तो वो काफ़ी अच्छा प्लेयर बन सकता है आगे जाके। एंड उसने वांट टू डू एंड्रिक, आई थिंक कुछ प्लेयर होते हैं ना जिनको फ्री रोल चाहिए होता है। हाँ, बट मतलब वही है कि he'll have to make some sacrifices if he wants to play at Real Madrid. एंड उसने ये चीज़, एंसेलोटी ने ये चीज़ बहुत आराम से आके बोल दी थी, क्योंकि काफ़ी प्लेयर्स को ना एंसेलोटी ने बोला ये चीज़ कि कुछ प्लेयर्स का रोल काफ़ी बढ़ने वाला है इस सीजन। एंड बहुत अच्छी चीज़ ये कि एंसेलोटी ने ओपनली आके बोला है कि हमारे पास इतनी बड़ी स्क्वाड है इस टाइम पे कि इस सीजन में हमें बहुत ज़्यादा रोटेशंस देखने को मिलेंगी, विच इज़ समथिंग न्यू फ्रॉम एंसेलोटी। हम लोग हमेशा देखते हैं कि ही लाइक्स टू ऑपरेट विद अ वेरी स्मॉल स्क्वाड, पीपल वुड से। इसलिए हम लोग देखते हैं कि डेप्थ की कितनी प्रॉब्लम रही है रियल मैड्रिड में थ्रू आउट दिस 2-3 ईयर्स। बट इस बार इतना ज़्यादा डेप्थ है हमारे पास। एंड उसने बोला कि प्लेयर्स हम लोग खरीदेंगे तो नहीं, अब ट्रांसफर मार्केट इज क्लोज फॉर अस, बट जो हम प्लेयर्स आउटगोइंग्स होती है वो भी नहीं होंगे, क्योंकि एवरीबडी वॉन्ट्स टू स्टे। एंड बिकॉज ऑफ दैट इतनी अच्छी डेप्थ तो गई हमारे पास। एंड मुझे लगता है कि वही है ना कि एंसेलोटी को खुश भी रखना पड़ेगा सारे प्लेयर्स को। तो मे बी एक ये वैसा पॉइंट है कि ही विल बी फोर्स टू डू दिस, कि उसे थोड़ा सब्स्टिट्यूशंस करने पड़ेंगे, बट कर भी रहे तो आई थिंक सही है भाई, बाकी सारे प्लेयर्स को भी टाइम चाहिए, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। तो मैंने जैसा कहा कि ये पूरा डिस्प्ले उसका जो था इस मैच में, ही डिड नॉट हैव अ गुड टाइम। एंड देख के लग रहा था कि बहुत रॉ प्लेयर है, ही नीड्स अ लॉट ऑफ वर्क राइट नाउ। भाई 18 साल का बच्चा, इतना कुछ होना भी नहीं चाहिए। एंसेलोटी ने ये चीज़ बोल दिया कि वी वोंट बी आस्किंग मच आउट ऑफ हिम इन दिस सीजन। सही, बिल्कुल सही बात है। मतलब लेट हिम ग्रो। हाँ, लेट देम ग्रो। जैसे हमने आर्दा गुलर का देखा लास्ट सीजन कितना खेला वो,
बट इन द एंड लास्ट के 5-6 मैचेस खिला दिए, उसमें उसने लगातार गोल्स मारे. देन ही हैड अ वेरी गुड यूरो कैंपेन एज वेल. तो ऐसे धीरे धीरे इन प्लेयर्स को इंटीग्रेट करना पड़ेगा. मतलब जो स्क्वाड है इस टाइम पे, आप किसकी जगह खिलाओगे भाई उसे? मतलब विनीशियस, रोड्रिगो, ब्राहिम डियाज, एम्बापे, इतने सारे प्लेयर्स आप किसकी जगह खिला सकते हो? राइट नाउ तो आर्दा गुलर के भी नीचे आना चाहिए. वो फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी आर्दा गुलर. तो मतलब जो पेस है एक्चुअली में, दिस इज हाउ एक्चुअली फुटबॉल वर्क्स. जो भी आप बाकी चीजें देखते हो, लाइक अगेन लमीन यमाल, दीज आर एक्सेप्शंस. जिन लोगों ने आती इतना अच्छा परफॉर्म कर दिया, दे आर शाइनिंग एट द वेरी टॉप राइट नाउ. तो डोंट एक्सपेक्ट सच थिंग्स फ्रॉम एवरीवन, एंड इट वुड बी अनफेयर फॉर एंड्रिक एज वेल कि अगर आप ऐसे एक्सपेक्टेशंस रखोगे उससे आते ही टीम के अंदर, स्पेशली जब इतने सारे क्रेजी प्लेयर्स हैं ऑलरेडी टीम के अंदर. अभी 1-2 मैचेस हुए भाई, अभी ही विल गेट यूज्ड टू द पेस ऑफ फुटबॉल एट द टॉप लेवल. मतलब अभी तक तो ब्राजीलियन लीग में खेल रहा था ना, तो एक वो लेवल बहुत बढ़ के आया है इस टाइम पे. कुछ भी इस टाइम पे जजमेंट क्रिएट करना उसको लेके, आई थिंक वही बहुत रिएक्शनरी अप्रोच होगा. और लिया मैड्रिड ने सोच समझ कर ही लिया होगा. हाँ राइट. सेकेंड थिंग, आई थिंक एंसेलोटी ने इस मैच में 4-3 खिलाया था, एंड उससे जितनी बार भी इंटरव्यूज में पूछा गया दैट हाउ एग्जैक्टली वुड ही फिट इन एम्बापे, तो उसने हमेशा बोला कि फॉर मी इट इज नॉट गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम. वो कहीं पे भी खेल सकते हैं. एम्बापे ने खुद भी बोल दिया था, आई एम रेडी टू प्ले एनीवेयर, आई जस्ट वांट टू हेल्प द टीम. तो उसने बार बार जितने भी इंटरव्यूज हुए, आई थिंक 2-3 बार ये चीज़ हो चुकी है, उसने सिर्फ 2 फॉर्मेशंस बोली हमेशा, जिसमें 4-1-2-1-2 नहीं आई है. उसने 4-3-3 बोला है या 4-2-3-1 बोला है, और 4-4-2 भी बोला है. तो जो हम लोग अभी तक देखते आ रहे थे, शायद हमें वो देखने को ना मिले, एंड इस मैच में ही हमें 4-3 देखने को मिल गया था. मतलब बेसिकली ही आई थिंक ही वांट्स कि वो 3 विंगर्स वाली अप्रोच हो, जिसमें वो प्रॉपर्ली अटैक करे. 3 विंगर्स मतलब 3 एम्बापे को, मतलब एक स्ट्राइकर और 2 विंगर्स वाली 4-3-3 वाली अप्रोच, या 4-2-3-1 भी आप कह सकते हो उसको, जिसमें हमें 2 प्रॉपर विंगर्स देखने को मिलेंगे एंड एक स्ट्राइकर भी देखने को मिलेगा. तो हो सकता है कि हमें एक ये शिफ्ट इन बेसिकली अप्रोच देखने को मिले, एंड ये होता भी है तो इट इज़ अ वेरी एक्साइटिंग अप्रोच. वी डिस्कस दिस जब हम लोग एम्बापे की बात कर रहे थे, कि अगर ये इस अप्रोच के साथ जाता है तो इट इज़ अ मोर अटैकिंग अप्रोच, क्योंकि आपने फॉरवर्ड्स बढ़ा दिया अल्टीमेटली. एंड जिस कैलिबर के फॉरवर्ड्स हैं, अगेन इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एंसेलोटी नाउ मोर सो देन एवर, कि वो सबको खुश रखने के लिए हैव टू इंक्रीज अ फॉरवर्ड, क्योंकि ब्राहिम डियाज, आर्दा गुलर, विनीशियस, रोड्रिगो, एम्बापे, सब तो भरे रखे हैं. बट देन मिडफील्ड में भी इतने सारे लोग सब सैक्रिफाइस होंगे. बस वही मुझे लगता है. आई थिंक एक बंदा सैक्रिफाइस होगा यहाँ पे, क्योंकि मॉड्रिच विल एनीवे, इसको पे भी हम लोग आएंगे, बट मॉड्रिच विल एनीवे प्ले अ लॉट, मतलब बहुत ही कम गेम खेलने वाला है, बहुत मिनिमल रोल होने वाला है अकॉर्डिंग टू मी. एंड एक बंदा जो सैक्रिफाइस होगा इफ आई रिमूव मॉड्रिच फ्रॉम दिस इज कामाविंगा, क्योंकि चुआमेनी इज अ सीडीएम, वो खेलेगा. वैल्वर्डे इज इरिप्लेसेबल. जूड बेलिंगहम इतने गोल्स मार रहा है, ओपनली आके एंसेलोटी ने तब बोल दिया था, द क्लोजर दैट ही इज टू द बॉक्स द बेटर इट इज, व्हिच मींस कि ही इज एक्सपेक्टिंग अ लॉट ऑफ गोल्स फ्रॉम हिम नेक्स्ट सीजन, एंड पॉसिबली 4-2-3-1 फॉर्मेशन. हाँ राइट. तो a very sad part is कि कामाविंगा will be the one who will be sacrificed, and throughout this years वही बंदा है जो सैक्रिफाइस होता है. क्योंकि अभी तक जब कैसीमेरो था, फिर चुआमेनी आ गया था, चुआमेनी स्टार्टिंग में फिट इन कर गया बिकॉज वी नीड अ प्रॉपर डीएम. बट पॉइंट वही है कि थोड़ा सा सैड पार्ट है, बट कामाविंगा विल हैव टू प्रॉब्ली वेट अगेन. डबल पिवट में सेकंड वाला, हाँ राइट, तगड़ा चलेगा भाई. थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा उसको अपने चांस के लिए. एंड मुझे बस ये लगता है कि, एंड ये नोट मैंने बनाया था कि इन दिस सीजन आई होप दैट ही गेट्स द नॉड ओवर मॉड्रिच. जब भी अपॉर्चुनिटी होती है टू ब्रिंग ऑन अ सब, आई होप कामाविंगा को प्रायोरिटी दी जाती है ओवर मॉड्रिच. एंड अगेन दिस विल बी वेरी हार्श सुनने में, क्योंकि मॉड्रिच इज भाई फॉर एवर लेजेंड, बट मॉड्रिच इज एक्सटेंडिंग हिज स्टे एट हिज ओन विल ना. एंड मतलब आई थिंक इट्स अ परफेक्ट टाइम टू टॉक अबाउट मॉड्रिच यहाँ पे. मॉड्रिच का हम लोग इस गेम में देखें तो क्लियरली देखने में लग रहा था कि मतलब ऐसा नहीं है कि उसने कुछ बहुत गलत कर दिया, बट ही वॉज नॉट एग्जैक्टली एबल टू ऑफर मच ऑन द फील्ड. ये सेम चीज हमने देखी थी इन यूरोज एज वेल. मतलब क्लियरली हिज टाइम हैज कम, एंड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी सरप्राइजिंग कि फ्लोरेंटिनो पेरेज ने एक कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, एक्सटेंड कर दिया, व्हेन थ्रू आउट द ईयर ये चीज़ आई थी कि मॉड्रिच जाने वाला है. क्रूज विल बी द वन सेइंग, एंड मतलब इट मेड ऑल द सेंस, क्योंकि क्रूज एकदम टॉप लेवल पे परफॉर्म कर भी रहा था. मॉड्रिच बेयरली हैड अ रोल लास्ट सीजन एज वेल. इस सीजन और कम हो जाएगा, तो उसको कॉन्ट्रैक्ट देना इट इज़ सरप्राइजिंग, क्योंकि फ्लोरेंटिनो पेरेज यूजुअली ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स देता नहीं है.
बट इस मैच में भी काफ़ी ऑफ लग रहा था देखने में. एज ए सेड कुछ गलत नहीं करा उसने, बट कुछ अच्छा भी नहीं करा, बहुत ऑफर नहीं कर पाया क्रिएटिवली गोइंग फॉरवर्ड वो. तो मैं इसलिए ही कह रहा हूँ कि लाइक ऑब्वियसली टाइम हैज़ कम एंड देयर विल बी गेम्स. मतलब इसका मतलब मैंने जो ये बोला इसका मतलब ये नहीं है कि मॉडर्स की क्वालिटी गंदी हो गई है. ये जो प्लेयर्स रहते हैं एट द टॉप, अभी रोनाल्डो को आप 20 गेम खिला दो किसी क्लब के अंदर, कोई एक गेम तो होगा जहाँ पे वो हैट्रिक मार के जिता देगा. ये क्वालिटी यही है इन प्लेयर्स की, इसलिए ये लोग ऑल टाइमर्स हैं. तो देयर विल बी टाइम्स जहाँ पे हो सकता है एक गेम मॉडर्स से सिंगल हैंडेडली अपने बस पे निकाल दिया. हंस कह रहे हो भाई. बट आई थिंक वही है कि क्या आप वो उतना टाइम दोगे उस प्लेयर को, रादर एक ऐसे प्लेयर को टाइम दो जो कि नेक्स्ट सीजन में स्टार्टर हो सकता है, विच इज गोइंग टू बी कामाविंगा. सो आई होप इट इज़ अ वेरी हार्श कॉल, बट कामाविंगा को नॉड मिलता है अबव मॉडरिच. आई थिंक दैट विल बी द टेक अवे फ्रॉम दिस पॉइंट. इसमें इन सब में आर्दा गुलर कहाँ है? फिर आर्दा गुलर पे आएंगे अभी. एक और प्लेयर जिसके हमें बात करनी ही पड़ेगी भाई, दैट इज जुआन मार्टिनेज, द 16-year-old डिफेंडर. एंड अगेन यहाँ पे वहाँ पे कुबारसी बैठा हुआ है इसके चक्कर में. हाँ, मतलब आपको मीडिया को एक और राइवल तो क्रिएट करने इसलिए यहाँ पे क्रिएट कर दिया. बट पॉइंट वही है कि इस मैच में भी लॉट ऑफ टाइम्स उसने लेजेंड मतलब लास्ट मिनट टैकल्स करके बचा लिया हमें, वरना हम लोग और गोल्स कंसीड कर सकते थे. अल्टीमेटली हम लोग हार गए 1-0, वरना और गोल्स कंसीड करते हैं. एंड ही शोड अ लॉट ऑफ प्रॉमिसिंग साइंस एक्चुअली में. एंसेलोटी ने बोला भी है कि मतलब ही इज अ सेंटर, मतलब एज अ सेंटर बैक ही हैज़ एवरीथिंग व्हाट इट टेक्स टू प्ले फॉर रियल मैड्रिड. बट मेरा पॉइंट यही है कि भाई होल्ड योर हॉर्सेस एंड इतना ज़्यादा सर पे चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, इतना ज़्यादा हाइप करने की ज़रूरत नहीं है. क्योंकि सी लामासिया में जब आप किसी प्लेयर को इतना हाइप देते हो ना, देयर आर अ लॉट ऑफ चांसेस कि हो सकता है कि ये बंदा आके खेल ले वहाँ पे. एंड अच्छा ट्रांजिशन होता है टीम में, डीएनए सेम होता है, कॉन्सेप्ट्स पहले से पता होते हैं. अभी हमने पाब्लो टोरे को इतने गोल्स मारते हुए देखा. आई वोंट बी सरप्राइज उससे अगर पूरे सीजन में, ऐसे नहीं कह रहा रेगुलर स्टार्टर हो जाए, बट चांस मिल जाए उसको खेलने का. आई एम 99% श्योर कि ये जो भी प्लेयर्स अभी परफॉर्म कर रहे हैं अकेडमी के, दे वोंट गेट टू प्ले इवन अ सिंगल मैच इन द नेक्स्ट सीजन. इट इज बिकॉज दैट इज नॉट हाउ रियल मैड्रिड ऑपरेट्स. बार्सा का ऑपरेट करने का तरीका एकदम अलग है, रियल मैड्रिड का ऑपरेट करने का तरीका एकदम अलग है. मतलब आप लोग कितनी बार ही देखते हो कि अकेडमी के प्लेयर्स को चांस मिल गया खेलने को. देन अगेन इस सीजन तो इतनी लंबी स्क्वाड है, इतनी स्क्वाड डेप्थ है हमारे पास कि चांस ही नहीं है बिल्कुल. अभी पिछले 1-2 सीजन में आप बोल देते तो मैं शायद कहता कि यार शायद वाइल्ड चीज़ है, बट शायद देखने को मिल जाए ये चीज़, क्योंकि स्क्वाड डेप्थ इतनी कम थी. बट यहाँ तो भाई यू बेयरली हैव एनी पोजिशन जहाँ जो कि जिसके पीछे बैकअप नहीं है. तो इधर वे खेलना बहुत डिफिकल्ट है. ऑल्दो एंसेलोटी ने ये चीज़ बोल दी है कि जब तक एल्बा वापस नहीं आता तब तक दिस जुआन मार्टिनेज अलॉन्ग विद अ फ्यू मोर अकेडमी ग्रेजुएट्स, ये लोग शायद टीम के साथ खेलेंगे. बट वही है, मतलब बेसिकली इंडिकेशन वही है कि जब एल्बा वापस आ जाएगा देन दीज प्लेयर्स विल गो बैक टू प्लेइंग विद कास्टिया. आल्सो अभी बहुत यंग है भाई. फेयर आल्सो. मेरा बस पॉइंट ये कि अगर यंग नहीं भी होते तो भी चांस नहीं मिलता भाई, क्योंकि इट इज नॉट हाउ दे आर गोइंग. मतलब जैसे एंड्रिक हो गया, फिर ये हो गया, आर्दा गुलर हो गया, मतलब वो जो बार्सा कर रही है वो नॉर्मल नहीं है. हाँ राइट. मतलब that is able to give chances to so many youngsters and them delivering. हाँ भाई, वो एक वन ऑफ केस होता है. but there's a reason why La Masia को बेस्ट एकेडमी, हाँ बोलते ही बेस्ट एकेडमी, there's a reason why. बट जो बाकी प्लेयर्स जब हमें लास्ट 3 पॉइंट्स माना है, पहला इज आर्दा गुलर. एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस मैच में भी बहुत अच्छा गेम नहीं गया उसका. ऑल्दो वही है ना कि कुछ फ्लैशेस ऑफ ब्रिलियंस दिखते हैं उसके, क्योंकि ही इज दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर. कुछ प्लेयर्स होते हैं जो कि बहुत फ्लैशी होते हैं देखने में, तो आपको एक गंदे गेम में भी यू विल गेट टू सी सम ड्रिबल सम ट्रिक जो कि देख के लेगा भाई व्हाट अ एंटनी सॉर्ट ऑफ अ प्लेयर. बट इन जनरल ही डिड नॉट हैव अ ग्रेट गेम, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं डाल पाया. बट एंसेलोटी ने जितनी तारीफ करी, आई थिंक दैट इज अब नॉर्मल इन द सेंस कि इट इज़ क्वाइट क्लियर. उसने ये चीज़ बोल भी दी है कि आर्दा गुलर इन दिस कमिंग सीजन विल हैव अ मच बिगर रोल एंड हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा आर्दा गुलर का. उसने ये भी बोला है कि ट्रेनिंग में द कंडीशन इन विच ही केम बैक टू रियल मैड्रिड दैट वाज टॉप नॉच. ऑलरेडी वो एकदम फिट है खेलने के लिए. तो आई थिंक आर्दा गुलर ने खुद भी काफ़ी काम करा है. ही हैड अ ग्रेट यूरो कैंपेन. देन लास्ट सीजन एंड होते होते ही परफॉर्म्ड सो वेल. गोल्स अल्टीमेटली अगर गोल्स मारा देन ही इज़ परफॉर्मिंग वेल. तो मुझे ये तो डेफिनेटली लगता है कि इसका रोल बहुत बढ़ने वाला है एंड वील गेट टू सी अ लॉट मोर ऑफ हिम. बस पॉइंट ये कि कहाँ पे देखने वाले हैं हम लोग. एंड इसको एंसेलोटी ने बोला है कि इफ़ ही कंटिन्यूज टू प्ले इन द मिडफील्ड एज अ नंबर 10 देन ही कैन बी वन ऑफ द ग्रेट्स ऑफ द गेम. एंसेलोटी ने बोला. फिर बेलिंगम कहाँ खेलेगा? फिर उसने ये चीज़ बोली है कि अगर आप लेफ्ट में खिलाओगे तो इट वुड नॉट मेक एनी सेंस, क्योंकि वो लेफ्टी है तो शूट नहीं मार पाएगा. बट अगर आप राइट में खिलाओगे तो वो तब भी कट इन करके शूट मार सकता है.
आई थिंक दिस इज द ट्रिकी पॉइंट हियर, क्योंकि मतलब विद ऑल ऑनेस्टी रॉड्रिगो ऐसा नहीं कि वो सारे गेम्स खेलेगा ही खेलेगा. इफ़ ही परफॉर्म्स वेल ही विल प्ले. ऐसे 2-3 प्लेयर हैं जो कि इस टाइम पे 4 प्लेयर्स है आई वुड से जो कि मतलब गंदा खेल ले तो भी परफॉर्म करेंगे. विनीशियस, एम्बापे, बेलिंगम और आई थिंक चुआमिनी, बिकॉज वी डोंट हैव अ रिप्लेसमेंट. इन प्लेयर्स के अलावा अगर कोई ऐसा है जो कि बहुत ही गंदा खेल रहा है, देन बाकी प्लेयर्स हैं जो कि आपकी जगह ले सकते हैं. एंड अनफॉर्चुनेटली रॉड्रिगो हैज नॉट बीन एबल टू प्रूव हिमसेल्फ एज अ रिलायबल गाय थ्रू आउट द सीजन. कुछ ऐसे हफ्ते आएंगे जहां पे मतलब ही इज बेटर देन एवरी अदर गाय, विनीशियस से बेटर खेल लेगा, बट फिर कुछ ऐसे सीजन आएंगे जहां पे वो गोललेस चला जाएगा, कुछ ऐसे मंथ्स आएंगे. तो आई थिंक फॉर दैट रीजन I definitely think Arda Güler will get his chance. It is just कि क्या वो अपने chances grab कर पाता है. Is he able to bring more onto the pitch than Rodrigo? Okay. वो देखने वाली बात होगी. But for sure जो हमें लास्ट सीजन देखने को मिला था उससे काफ़ी ज़्यादा बेटर हमें देखने को मिलने वाला है from Arda Güler in this coming season. And that is why I'm very excited about that guy, क्योंकि आप जब भी उसको खेलते हुए देखते हो ना आपको डेफिनेटली मतलब देयर इज अ रीजन व्हाई पीपल से कि वो टर्किश मेसी है. वो फ्लेयर दिखता है उसके गेम के अंदर. एंड आज की डेट में तो फ्लेयर देखना ही इतना ज़्यादा कम हो गया, तो यू वुड लव टू सी अगर कोई बंदा ये चीज़ लेके आता है. तो आर्दा गुलर इज गोइंग टू बी दैट गाय, इज गोइंग टू बी द वन टू वॉच आउट फॉर इन द कमिंग सीजन. नेक्स्ट प्लेयर इज ब्राहिम डियाज. एंड इस मैच में आई थिंक ब्राहिम डियाज वॉज प्रॉब्ली आवर बेस्ट फॉरवर्ड. अच्छा. जितना ऑल्दो उसका गोल नहीं आता अल्टीमेटली, बट बेसिकली जिस लेवल पे वो थ्रेड प्रोवाइड कर पा रहा था फ्रॉम द लेफ्ट विंग नॉट द राइट विंग, वो इट वॉज कमेंडेबल. एंड ब्राहिम डियाज का भी ये देख के तो यही लगता है, ऑल्दो एंसेलोटी ने कुछ ऐसा बोला नहीं है, बट इट सीम्स लाइक ही इज रेडी फॉर द न्यू सीजन. ऐसा नहीं है कि वो मतलब ही विल टेक अ फ्यू मोर गेम्स टू गेट इनटू द ग्रूव एंड छुट्टी के बाद थोड़ा टाइम लगेगा. रॉड्रिगो का रिप्लेसमेंट लोग आर्दा गुलर को बोल रहे हैं, तो फिर ब्राहिम डियाज कहाँ है? ब्राहिम डियाज का भी पॉइंट वही है. मतलब देयर विल बी सम अनआंसर्ड क्वेश्चंस जो कि हमें गोइंग इनटू द सीजन जब मैचेस होते हैं एंड जिस प्रायोरिटी के बेसिस पे सब्स्टिट्यूशंस लाए जाते हैं उससे वी विल गेट अ क्लियर आंसर. बट जब तक वो नहीं होता, क्योंकि ऑब्वियसली नो मैनेजर विल कम आउट ओपनली से कि ये बंदा तो बहुत ही कम खेलने वाला है. तो ब्राहिम डियाज ही मतलब अगर वो परफॉर्म कर रहा है लास्ट सीजन जितना अच्छा था उसका, तो आप किस मुंह से ही बैठाओगे उसको? अगर आर्दा गुलर भी आके परफॉर्म नहीं कर पा रहा, इब्राहिम डियाज कर रहा है, तो आपको खिलाना तो पड़ेगा इब्राहिम डियाज. मतलब राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग अ बैकअप ऑफ अ बैकअप. हाँ बहुत. तो आई थिंक इट वुड वर्क दैट वे ना. मतलब भाई ये सारे प्लेयर्स सब तो गेम टाइम मांगेंगे एट सम पॉइंट ऑफ टाइम. तो ऐसे थोड़ी कि एक बंदे को एक बैकअप का बैकअप बना के रखा हुआ है. नहीं तो मैं वही वोंट गेट टाइम, अगर कोई इंजरी नहीं हो रही तो. मैं वही कह रहा हूँ कि मतलब जो भी एंसेलोटी ने बोला है कि सबका हम लोग स्क्वाड रोटेशन करने वाले हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सारे लोग खुश रहेंगे. हाँ. क्योंकि वो इतने अच्छे लेवल के प्लेयर्स हैं इस टाइम पे कि इट इज़ बाउंड टू हैपन. जो हमने एम्बापे की वीडियो बनाई थी उसमें हमने यही तो कहा था कि बस एक नेगेटिव पार्ट यही है एम्बापे के आने का कि कुछ ना कुछ होगा और कोई प्लेयर तो छोड़ के जाएगा ही जाएगा. एट सम पॉइंट ऑफ टाइम कोई ना कोई प्लेयर छोड़ के जाने वाला है. टेक इट एज अ गिवन पॉइंट. आई स्टिल फील हाँ कि ये बैकअप एज अ बैकअप ऑफ अ बैकअप वाला सिस्टम इट इज नॉट गोइंग टू स्पेशली विद गाइज लाइक. ये तो आपने आर्दा गुलर को इतना सर पे चढ़ा दिया है कि वो इतना अच्छा खेलने वाला प्लेयर है एंड नेक्स्ट मेसी हो सकता है. ब्राहिम डियाज का लास्ट सीन वाज फैबुलस भाई. मतलब अगर कोई ऐसा सब्स्टिट्यूशन मिल जाए तो वो भाई वारे नहीं आ रहे हैं उसके प्रॉपर. अगर इतना अच्छा सब्स्टिट्यूशन मिल गया, जितने क्रूशल गोल्स उसने मारे हमारे लिए, तो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इस सीन में भी इट इज बाउंड टू हैपन कि कोई ना कोई बंदा दुखी होगा. एंड एक वो पेन पॉइंट होता है मैनेजर का, एंड मे बी दैट इज व्हाई एंसेलोटी डज नॉट लाइक टू वर्क विद बिग स्क्वाड्स. बट इस साल उसे करना पड़ेगी वो चीज़. एंड एंसेलोटी इज नोन फॉर दिस भाई कि वो सबको खुश रख सकता है. बट ये सीजन हो सकता है जहाँ पे कोई ना कोई दुखी होगा, एंड इट इज बाउंड टू हैपन. आप प्लेयर की साइड से भी समझ सकते हो, आप मैनेजर की साइड से भी समझ सकते हो, क्योंकि वो सबको नहीं खिला सकता भाई. तो प्लेयर का वही है कि इतने अच्छे प्लेयर्स हैं उसके बाद भी चांस नहीं मिल रहा, तो उनका भी पेन पॉइंट है, मैनेजर का भी पेन पॉइंट है. बट ब्राहिम डियाज इज मतलब as far as right now he is performing really good. तो ऐसा देख के लगता है कि he can perform very well in the next season as well. And the last player that we are going to talk about is Fran Garcia. Fran Garcia को इस बार लेफ्ट विंग पोजीशन पे लेफ्ट बैक पोजीशन पर ट्राई कराया गया. एंड आई थिंक ही ऑल्सो हैड वन ऑफ द बेटर गेम्स. गोइंग फॉरवर्ड ही वॉज ऑफरिंग क्वाइट अ लॉट, जो कि मेंडी ऑफर नहीं कर पाता. बट मेंडी का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कराया गया है. एंड एंसेलोटी ने कितनी बार आके ये चीज़ बोली है कि ही इज़ प्रोबेबली द बेस्ट लेफ्ट बैक इन द वर्ल्ड राइट नाउ. लास्ट सीजन भी हम लोग कुछ भी बोल ले,
जिस रिलायबिलिटी के साथ उसने खेला था, जो यूसीएल जीते उसमें मतलब ये फुल बैक से काफ़ी बड़ा हाथ था भाई। कारवाल एक तरफ से जब आगे जाता है तो मेंडी पीछे रहता ही रहता है। तो आई थिंक बहुत डिफिकल्ट है, स्पेशली नाउ दैट ट्रेंट अलेक्जेंडर-आर्नोल्ड या फिर अल्फोंसो डेविस ये दोनों नहीं आने वाले क्योंकि मार्केट क्लोज्ड है। आई स्टिल थिंक मेंडी विल गेट द नॉड ओवर फ्रैन गार्सिया। कामाविंगा यहाँ पे भी नहीं खेल पाएगा। एंड वही है कि भाई फ्रैन गार्सिया भी 24 साल का है, कायदे से तो मतलब एज आ गई है उसकी खेलने की, बट वही बात है, इज ही गुड इनफ राइट नाउ टू प्ले अबव मेंडी? आई डोंट थिंक सो। मेंडी ज़्यादा रिलायबल है एंड एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक एंसेलोटी इज काइंड ऑफ अ सेफ मैनेजर इन द सेंस कि वो सेफ ऑप्शंस के साथ जाता है। ही डज नॉट लाइक टू एक्सपेरिमेंट दैट मच। तो मेरे हिसाब से फ्रैन गार्सिया विल अगेन हैव अ वेरी मिनिमल रोल। अगर मेंडी इंजर होता है या फिर इन यूजलेस गेम्स जहाँ पे वो बेंच करा दिया जाता है मेंडी को, तब वहाँ पे आप देख सकते हो, वरना यू वोंट गेट टू सी मच ऑफ फ्रैन गार्सिया इन दिस सीजन एज वेल। ठीक है, इसके साथ हमारा रियल मैड्रिड का सेगमेंट खत्म होता है। एंड जैसे अभी संडे को एल क्लासिक होगा तो वहाँ पे हमें और चीज़ देखने को मिलेंगी फ्रॉम बार्सिलोना एज वेल एंड फ्रॉम रियल मैड्रिड, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे इन द मंडे पॉडकास्ट। बट नाउ मूविंग ऑन, जो चैंपियंस लीग का फॉर्मेट आया है एंड कितना मजे में इन लोगों ने भाई इतना अच्छा एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर दिया फॉर देम टू रिग दिस होल फॉर्मेट। इसको हम डिस्कस करेंगे। मैं वेट करूंगा, तुम बताओ। मैं बस एक ही चीज़ के अंदर जिसमें बहुत क्लियरली पता चल जाता है कि रिग होने वाला है। पहले तो फॉर्मेट है क्या, पहले 32 टीम्स खेलती थी, नाउ 36 टीम्स विल पार्टिसिपेट इन चैंपियंस लीग। जो हम लोग ग्रुप स्टेज फॉर्मेट देखते थे, एक वो प्रॉपर एक सिंगल ग्रुप हो गया। जिनको नहीं पता, एक रेफरेंस के लिए आप भाई क्रिकेट वर्ल्ड कप देख सकते हो, एक सिंगल होता है जिसमें सारी टीम्स होती हैं। यहाँ पे 36 की 36 टीम्स एक ही ग्रुप के अंदर होंगी। नाउ द ट्रिकी क्वेश्चन इज, द ट्रिकी पार्ट इज, अ कंप्यूटर विल रैंडमली जनरेट 8 ओपोनेंट्स फॉर ऑल दीज 36 टीम्स। हर टीम को एक कंप्यूटर रैंडमली 8 टीम्स अपॉइंट कर देगा। मतलब भाई ये तो बड़ा ऑब्वियस है। मतलब ये जो आप रैंडमली कह रहे हो, इसका मतलब या तो आप ड्रॉ करते हैं तो चलो तब भी होता कि चलो कुछ हद तक तो अकाउंटेबिलिटी एटलीस्ट हम देख के कुछ ना कुछ तो पता लगा सकते हैं। ये रैंडमली वाला है तो ये तो मतलब बहुत ऑब्वियस है भैया। आप अपने एल्गोरिथम में फीड कर दो, लैपटॉप के दिखा दो, चाहे पब्लिकली स्ट्रीमिंग करा दो, लेकिन पहले से ही बैकएंड पे पता है ये चीज। तो मतलब फिर आप बोल भी नहीं सकते ना, अब ये कैसे ही इसको फैक्ट चेक करोगे? ये तो दिखाएगा जो कंप्यूटर, वो आपको मानना पड़ेगा। तो आई थिंक बड़ा आसान, बड़ी कन्वीनियंटली इन लोगों ने रैंडमली शब्द डाल दिया है एंड ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू वर्क इन देयर फेवर एंड वो अपने हिसाब से ड्रॉज बनाएंगे आगे जाके। तो आई थिंक यहाँ पे बहुत क्लियर ऑप्शन है कि रिग हो सकता है। ये तो 8 टीम में आके पॉइंट क्या होगा फिर? 8 टीम्स होंगी, हर टीम का 4 अवे मैचेस होंगे, 4 होम मैचेस होंगे। आई थिंक यहाँ पे थोड़ा फ्लॉड इसलिए भी है फॉर्मेट क्योंकि आपने 8 टीम्स कर दी, मतलब हर टीम का मैच हर टीम के साथ तो नहीं हो रहा, रैंडमली आपको 8 ओपोनेंट्स दे दिया, उनके साथ ही आपका मैच होना, उसके बेसिस पर लीग टेबल डिसाइड होगी। तो 4 मैचेस होम खेलेगी, 4 मैचेस अवे खेलेगी हर टीम। देन इन मैचेस के बाद जो पूरे ग्रुप की टेबल में टॉप 8 टीम्स होंगी वो डायरेक्टली नॉकआउट स्टेजेस में जाएंगी। एंड जो 16 नहीं होने वाला होगा वो नॉकआउट स्टेज में राउंड ऑफ 16 में ही जाएंगी। एंड जो 9 to 24 टीम्स होंगी, बेसिकली जो 16 टीम्स होंगी उसके बाद की, उनके आपस में ड्रॉज होंगे जिसमें वो लोग वही 2 लेगेड टाइज खेलेंगे। एंड देन वो 16 टीम्स में से जो बच के 8 टीम्स जो जीतेंगी वो आगे जाएंगी। उनका आपस में राउंड ऑफ 16 होगा क्योंकि 8 टीम्स ऑलरेडी जा चुकी है, देन 8 टीम्स और जा रही है, उनका आपस में राउंड ऑफ 16 होगा। देन आफ्टर दैट जैसा टूर्नामेंट चलता है वैसे चलेगा। राउंड ऑफ 16 के 2 मैचेस, देन क्वार्टर फाइनल्स के 2 मैचेस, देन सेमीफाइनल्स के 2 मैचेस, देन फाइनल का 1 मैच। तो ये जो पहले का प्रोसेस इन लोगों ने बहुत कॉम्प्लिकेट कर दिया एक्चुअली में। एंड बहुत आई थिंक फालतू का वही है ना कि आपने मैचेस भी एक तरीके से बढ़ा ही दिया अल्टीमेटली, जो इतना पेन पॉइंट रहा है सारे प्लेयर्स का। अभी बात भी चल रही थी कि प्लेयर्स यूनियन जो है वो जाके फीफा के और यूएफए के पास जाके कंप्लेंट करने वाली है कि हम इतने मैचेस नहीं खेल सकते भाई। जिस इंटेंसिटी पे मैचेस हो रहे हैं, वो क्लब वर्ल्ड कप भी अनाउंस कर दिया इन लोगों ने, वो भी बड़ा फॉर्मेट है। तो आप मैचेस बढ़ाते ही जा रहे हो, प्लेयर्स का तो ख्याल कोई रख नहीं रहा। अभी यूनाइटेड ने इतने सारे प्लेयर्स दिए, सब एक टाइम पे इंजर होने लग गए। अभी रैशवर्ड एंटनी इंजर हो गया, रास्मस हॉयलैंड इंजर हो गया, लेनी यूरो भी इंजर हो गया, अभी तो स्टार्ट ही नहीं हुआ सीजन। तो बहुत मतलब ये चीज़ हमें गोइंग फॉरवर्ड और देखने को मिलने वाली है। मतलब दिस इज समथिंग जो कि आप अवॉइड नहीं कर सकते। प्लेयर्स को भी आप कितना ही ब्लेम डालोगे इस चीज़ को लेके। बट मेरा पॉइंट ये है कि आपने एक तो बहुत कॉम्प्लिकेट कर दिया है। पूरे टाइम हम लोग यही बोलते आए हैं कि यूसीएल का एक वो हेरिटेज बन गया था। देखने में मज़ा ही इसलिए इतना आता था क्योंकि इट वॉज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। पहली बात तो
एक लेमैन बंदा जो नया देखना स्टार्ट करे उसे भी बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा ये फॉर्मेट। नाउ ये फॉर्मेट बहुत कॉम्प्लिकेटेड है प्लस अनफेयर भी है टू सम एक्सटेंट, क्योंकि ये जो रैंडमली वाला पॉइंट है, हो सकता है कुछ टीम्स को बहुत ईजी चीजें मिल जाए। तो ये रैंडम जो 8 टीम निकाल के दे रहा है, इसमें कोई मतलब लेवल बेस्ड कोई टीम्स को कैटेगराइज नहीं करा। नहीं तो ऐसा हो सकता है कि बार्सिलोना अगर खेल रही है तो उसको जो 8 टीम मिलनी है वो टॉप 5 लीग्स की मिलनी है। हाँ, हो सकता है, मतलब ऐसे होगा नहीं, आई डोंट थिंक सो ऐसा करने वाले वो लोग चीज। क्यों? अगर रैंडम है तो हो सकता है, ऑन पेपर इट कैन हैपन, हाँ, बट वह है कि आई डोंट थिंक एक्चुअली में वो चीज होगी। बट तो बहुत ही अजीब है भाई, बहुत अजीब है। एटलीस्ट टीम्स को कैटेगराइज करना चाहिए था कि एक टीम जो है वो आखिरी टियर बना दो, हाँ, बॉटम 5 से आएगी, एक है बीच में से आएगी, और वो सब मिला के आपको 8 टीम्स खेलनी पड़ेंगी। मुझे वही लगता है ना, क्योंकि इसमें इतने सारे अनआंसर्ड क्वेश्चंस हैं जो कि जिनका आंसर है नहीं एक्चुअली में। हाँ। मतलब इट इज नॉट लाइक कि जो भी मैंने रियल मैड्रिड के लिए कहा कि आप सीजन में जाओगे, जब एक्चुअली में खुद अपनी आंखों से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा क्या क्या आंसर है। इनके आंसर इट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि इट इज बेस्ड ऑन सम रैंडम कंप्यूटर एल्गोरिदम जो कि रैंडमली किसी को भी कोई भी टीम अपॉइंट कर देगा। जो हम लोग क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात करते हैं कि द स्पेशलिटी ऑफ दैट फॉर्मेट इज कि जो कि अल्टीमेटली चैंपियन बनेगा दैट इज गोइंग टू बी द राइटफुल चैंपियन। तो जब आपके पास टीम ज्यादा होती है और आपको अलग अलग ग्रुप स्टेज में डालना पड़ता है, ये वो चीज है जो कि आपको मतलब यू हैव टू सैक्रिफाइस दैट। दिस इज समथिंग जो कि यू विल हैव टू डू अगर आपके पास टीम ज्यादा होंगी, जो कि वी गॉट टू सी इन द T20 वर्ल्ड कप। पर अगर आपको ग्रुप स्टेज में ही बनाना था, एक ही ग्रुप में रखना था, तो फिर या तो आपका वही फॉर्मेट होता कि आप हर टीम का हर के साथ कर रहे हो, एंड देन फाइनली जो लीग टेबल डिसाइड होगी वो राइटफुली डिसाइड होगी। इसमें तो आपने किसी को भी कोई भी टीम डाल दी, फिर जो टॉप 8 टीम्स होंगी वो तो तुरंत नॉकआउट सीरीज में क्वालिफाई कर जाएंगी। तो मैं वही कहने वाला था कि इसमें रिग करने का मतलब जो भी स्कैम करने का बहुत ज़्यादा स्कोप है भाई। एंड मतलब इस चीज़ को स्कोप पहले भी था, बट इस चीज़ को आप ट्रैक ही नहीं कर सकते। हाँ। उस टीम को आप ट्रैक कर सकते थे। वो जो UCL का ड्रॉ वाला सीन हुआ था कि हम लोगों ने देख ही लिया था भाई, इन लोगों ने गलत बॉल उठा ली थी, PSG और वो यूनाइटेड वाला। वो अपने फैंस ने कॉल आउट करता, उसके बाद UEFA की तरफ से आया था कि अच्छा हाँ विल हैव टू डू दिस अगेन। इसमें तो आप वो कर ही नहीं सकते ना, क्योंकि कंप्यूटर जो दिखाएगा आपको मानना पड़ेगा। तो मेरा पॉइंट बस ये था, एंड वी हैव डिस्कस दिस बिफोर एज वेल, कि डोंट फिक्स समथिंग दैट इज नॉट ब्रोकन। एंड अगर आपको फिक्स करना ही था तो आपको फिक्स करना चाहिए था, आपको तोड़ नहीं देना चाहिए था उस चीज़ को। तो जो ये फॉर्मेट आया है इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, यहाँ पर रिग करने का स्कोप भी बहुत ज़्यादा है। एंड आई थिंक जो भी इवन जो जिस बेसिस पे टीम्स क्वालिफाई करेंगी फॉर द नॉकआउट स्टेजेस, वो तक फेयर नहीं होने वाला। तो मेरे हिसाब से दिस फॉर्मेट इज एक्चुअली बुलशिट भाई। आई डोंट लाइक दिस फॉर्मेट। मतलब वही बात है ना कि हम लोग देखेंगे तो है ही, एंड हो सकता है कि इसके चलते हमें बहुत एक्साइटिंग मैचेस देखने को मिले, जो कि देखने में मजा भी आएगा, बिग मैचेस शायद इंक्रीज हो जाएंगे। बट अल्टीमेट पॉइंट वही है कि एक वो जो हम कहते थे ना कि फुटबॉल इज एवरीवन्स गेम, वो आप वो पॉइंट हटा रहे हो। नॉट एग्जैक्टली फेयर, मतलब हाँ जो होने वाला है। डू यू लाइक दिस फॉर्मेट? मतलब नॉट रियली, बिकॉज बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है, बट आई कैन सी अ पॉसिबिलिटी जहाँ पे हमें बहुत सारे बड़े मैचेस देखने को मिलेंगे, एंड अल्टीमेटली सब लोग भूल जाएंगे ये चीज़ और सब उस पर फोकस करेंगे। हाँ, आई थिंक बस एक सैड चीज़ ये है कि आगे जाके जो नेक्स्ट जनरेशन होगी, या फिर आगे जाके मतलब जितने भी 10-15 साल बाद, उनको लगेगा मेसी रोनाल्डो ने कैसे नकली फॉर्मेट में गोल्स मारे थे भाई। आई थिंक बस एक वो सैड चीज़ होने वाली कि रोनाल्डो का एक जो भाई अच्छा रिकॉर्ड बचा हुआ है, UCL, पीपल वोंट रिस्पेक्ट इट दैट मच। मे बी दैट इज द सैड पॉइंट। बट रिगार्डलेस भाई आई थिंक बहुत फालतू चीज़ कर दी UEFA ने, एंड ऐसा भी हो सकता है कि अभी ये डाल दें, क्योंकि फुटबॉल ICC में बहुत डिफरेंट होता है। ICC अगर एक रूल ले आती है तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि आप उसको वापस चेंज करो बहुत जल्दी। फुटबॉल में दीज थिंग्स वर्क वेरी क्विकली, फ्लेक्सिबल है, हो सकता है। हाँ, आई थिंक सक्सेस पे डिपेंड करेगा इस सीजन में। इफ द TRPs आर गुड तो शायद ही कंटिन्यू करेंगे इसके साथ। बट अगर वो देखते हैं कि वो रैंडमली कई सारे बड़े मैचेस निकल के नहीं आ पाए, एंड लोग ऑलरेडी पब्लिक सेंटिमेंट इसके अगेंस्ट है, तो क्या पता चेंज हो सकता है वापस चेंज भी कर दे, तो इट वोंट बी अ सरप्राइज। बट ऑन दैट नोट लेट्स एंड दिस पॉडकास्ट। एंड अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, एंड ऑब्वियसली सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाइएगा। बाकी कमेंट्स हमने जितने भी टॉपिक्स डिस्कस करे उसमें आपका जो ओपिनियन है प्लीज़ शेयर ओपिनियन, क्योंकि हम लोग कमेंट्स पढ़ते रहते हैं। बट जो नेक्स्ट वीडियो होनी चाहिए वो कौन सी होनी चाहिए, यहाँ पे दिख जाएगी, इसको भी जाके देखिए, और उस वीडियो में जाके भी कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी।